तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हम ब्रेव हीरो को देखते हैं। वो नंबर 1 हीरो आर्टिस्ट को एक सुनसान जगह पे लेके आ गई होती है और ये देखने के बाद नंबर 1 हीरो आर्टिस्ट कह रही होती है, क्या अब ये खत्म हो चुकी है? ये बातों को सुनने के बाद वो ब्रेव हीरो कह रही होती है, क्या आप क्या कहना चाहती है? आपकी ये बातों का मतलब क्या है? ये बातों को सुनने के बाद नंबर 1 हीरो आर्टिस्ट कह रही होती है, तुमने मुझे मेन रोड से ले जाने के बजाय जानबूझ के इस तरह के सुनसान जगह पे लेके आई हो। क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारी आगे का एक्शन लोगों के अटेंशन को छीन लेगा? फिर उसके बाद अचानक से आर्टिस्ट अपने पास वेपन को समन करते हुए कह रही होती है, हम ब्रेव वॉरियर हमेशा फेयरलेस रहते हैं और वैसे देख के ऐसा लग रही है कि मॉर्निंग स्टार यही सिटी के अंदर है। सिर्फ बात यह है कि मैं ये सिटी के अंदर कोई परेशानी क्रिएट नहीं करना चाहती, तो इसीलिए अगर मेरे खिलाफ तुम्हारे पास कोई प्लान है तो वो प्लान को जल्दी से यूज करो। तभी आर्टिस्ट की ये बातों को सुनने के बाद वो हम ब्रेव हीरो को देखते हैं। उसकी पूरे शरीर से डार्क एविल एनर्जी रिलीज हो रही होती है। उसकी पूरी बॉडी को एविल गॉड सवेरा की क्लोन ने कंट्रोल कर लिया होता है। वो हंसते हुए कह रही होती है, नंबर 1 हीरो के साइड पे मेरी एक क्लोन है। उस क्लोन को एब्जॉर्ब करने के बाद और नंबर 1 हीरो के बॉडी को कंट्रोल करने के बाद हम फिर से बहुत जल्द पावरफुल कमबैक कर सकते हैं। तभी एविल गॉड सवेरा की क्लोन की ये बातों को सुनने के बाद हम दो ही तरफ डिमोनेस ऑफ मिसफॉर्चून को देखते हैं। वो छुपके से वहां से भागने लगती है। ये देखने के बाद नंबर 1 हीरो आर्टिस्ट कह रही होती है, मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ, मेरे से दूर मत रहना, क्योंकि एविल गॉड सवेरा की क्लोन तुम्हारी बॉडी के अंदर है, फ्रैगमेंट को हासिल करने के लिए आ रही है। वहीं पे आर्टिस्ट की ये बातों को सुनने के बाद डिमोनेस ऑफ मिसफॉर्चून चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या तुम पागल हो चुकी हो? हाँ, मैं मानती हूँ कि वो सभी मेरी मदर की क्लोन है, पर फिर भी अंत पे वो सभी एविल गॉड है। तुम उस सभी के खिलाफ जीत नहीं पाओगी। ये बातों को सुनने के बाद नंबर 1 हीरो आर्टिस्ट कह रही होती है, अच्छा, पर मुझे नहीं लगती है, क्योंकि मैं नंबर 1 हीरो ऑथिस्ट हूँ। फिर हमें दिखाता है कि चारों एविल गॉड की क्लोन एक साथ मिलकर आर्टिस्ट के ऊपर अटैक कर देती है। उसके बाद ही उस जगह पे बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। तभी ये ब्लास्ट की आवाज को सुनने के बाद उस जगह से कई मीटर दूर हमें आर्टिफिशियल गॉडेस ज़ॉनमेई को दिखाती है। वो तरबूज खाते हुए कह रही होती है, उस जगह पे क्या हो रहा है? फिर उसके बाद ही वो कुछ ही सेकंड के अंदर चेक करने के लिए उसी जगह पे आ जाती है जिस जगह पे नंबर 1 हीरो आर्टिस्ट और चारों एविल गॉड फाइट कर रही थी। हमें दिखाया जाता है कि आर्टिस्ट ने चारों एविल गॉड सवेरा की क्लोन को हरा दिया होता है और यही कारण वहीं पे सिर्फ ब्रेव हीरो की बॉडी पड़ी हुई रहती है। ये देखने के बाद आर्टिफिशियल गॉडेस ज़ॉनमेई कह रही होती है, क्या फिर से ब्रेव हीरो के बीच में इंटरनल फाइट हुआ है? वो ये सब कुछ कह ही रही होती है, पर अचानक से हमें दिखा जाता है कि उसके पीछे आर्टिस्ट आ जाती है। वो ज़ॉनमेई को गॉड से ऑब्जर्व करते हुए कह रही होती है, क्या गॉडेस? मुझे जहाँ तक याद है इस सिटी के अंदर कोई भी गॉडेस नहीं है। और वही साइड पे हमें डिमोनेस ऑफ मिसफॉर्चून को दिखाती है। वो मनी मन में कह रही होती है, डैम इट, मैं ऑलमोस्ट मेरी मदर के क्लोन के साथ यहाँ से भाग गई थी, पर अनफॉर्चुनेटली एविल गॉड की चारों क्लोन मिलकर भी नंबर 1 हीरो को हरा नहीं पाई। छे, ये नंबर 1 हीरो आर्टिस्ट कितनी स्ट्रांग है। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हम सामने ज़ॉनमेई को देखते हैं। वो नंबर 1 हीरो आर्टिस्ट को कह रही होती है, मैं इस सिटी की गॉडेस नहीं हूँ, मैं सिर्फ मजे करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। ये बातों को सुनने के बाद आर्टिस्ट कह रही होती है, वेल, ये मैटर नहीं करती है। अब जब तुम गॉडेस हो तो तुम जानती हो कि मॉर्निंग स्टार कहाँ पे है, तो मुझे उसके पास लेके चलो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम एक रूम को देखते हैं और वही रूम के अंदर हमें बूचेन को दिखाता है। वो किसी को कह रहा होता है, तो तुम कहना चाहते हो कि वो सभी मुझसे मिलना चाहती है? ज़ॉनमेई, तुम बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो। अगर वो सभी दुश्मन होती तो क्या होता? तभी हमें दिखा होता है कि बूचेन जो सभी को लेकर बात कर रहा होता है वो सभी कोई और नहीं बल्कि डिमोनेस ऑफ मिसफॉर्चून और नंबर 1 हीरो आर्टिस्ट रहती है। भाई डिमोनेस ऑफ मिसफॉर्चून मन में कह रही होती है, अगर मैं पहले से एक्शन लेती हूँ तो मैं फायदे में रहूंगी। फिर उसके बाद ही वो अचानक से बूचेन को हक करने के लिए बूचेन के ऊपर छलांग लगाते हुए कह रही होती है, हस्बैंड तुम इतने लंबे समय से कहाँ पे थे? मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी। ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद बूचेन शौक होते कह रहा होता है, व्हाट द हेल, तुम कौन हो? मैं उस तरह के पर्सन नहीं हूँ, मैं कोई लॉलीकॉन नहीं हूँ। तभी बूचेन ने डिमोनेस ऑफ मिसफॉर्चून को पहचान नहीं पाया है। ये देखने के बाद हमें पीछे रहे आर्टिस्ट को दिखाती है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो डिमोनेस ऑफ मिसफॉर्चून को मारने के लिए अपने पास से अपने वेपन को समन कर लिया होता है और ये देखने के बाद डिमोनेस ऑफ मिसफॉर्चून तो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है। वो हड़बड़ी के साथ बूचेन को कह रही होती है, प्लीज मेरी तरफ तुम ध्यान से देखो, ये मैं हूँ, तुम्हारी मोस्ट बिलोव्ड वाइफ वेरोनिका। ये बातों को सुनने के बाद बूचेन को अचानक से कुछ रियलाइज होता है। मनी मन में कह रहा था कि अरे रुक जाओ, डिमोनेस ऑफ मिसफॉर्चून वेरोनिका? गेम के नॉलेज की हिसाब से मुझे जहां तक याद है मेरी वाइफ वेरोनिका बहुत ही ज्यादा बेडेस और बहुत ज्यादा स्टाइलिश है, पर यहाँ पे चल क्या रहा है? वो एक लॉली कैसे हो सकती है? वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम आर्टिस्ट को देखते हैं। वो डिमोनेस ऑफ मिसफॉर्चून वेरोनिका के करीब आते हुए कह रही होती है, वेल, तो सच बाहर आ चुकी है, तुम मेरे साथ बाहर आओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद डिमोनेस ऑफ मिसफॉर्चून चिल्लाते हुए कह रही होती है, अरे रुक जाओ, मेरी अपीयरेंस चेंज हो चुकी है, यही कारण वो मुझे पहचान नहीं पा रहा है। तुमने मेरे ऊपर जो सिल को लगाया है उस सिल को पहले हटाओ। पर तभी अचानक से हम सामने रहे बूचेन को देखते हैं। वो अपनी जगह से उठते हुए कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, वो सच में मेरी वाइफ है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्या हुआ है? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। आर्टिस्ट ने डिमोनेस ऑफ मिसफॉर्चून के ऊपर जो सिल लगाई थी उस सिल को हटा दिया होता है और वही कारण वेरोनिका अपनी असली फॉर्म पे आ गई होती है। पर तभी हम साइड पर आर्टिस्ट को देखते हैं। वो डिमोनेस ऑफ मिसफॉर्चून के सामने माफी मांगते हुए कह रही होती है,
मुझे माफ करना, मैं नहीं जानती थी कि आप मॉर्निंग स्टार के वाइफ है। आपको ऑफेंड करने के लिए मैं आपसे फिर से माफी चाहती हूँ। तभी आर्टिस्ट की ये बातों को सुनने के बाद हम डिमोनियस ऑफ मिसफॉर्चून वेरोनिका को देखते हैं। वो सिचुएशन का फायदा उठाते हुए कह रही होती है, ये किस तरह का एपोलॉजी है? तुम्हें सभी कपड़े खोल के मेरे सामने घुटने के बाद जाइन पे बैठ के तुम्हें माफी मांगना चाहिए। पर तभी अचानक से हम पीछे रहे बुचेन को देखते हैं। वो डिमोनियस ऑफ मिसफॉर्चून के माथे पे हिट करते हुए कह रहा होता है, तुम सिर्फ एडवांटेज पे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इतनी अनग्रेटफुल बन जाओगी। पर हमें सामने आर्टिस्ट को दिखा आती है, वो माफी मांगने के लिए ऑलरेडी अपने कपड़े को खोलना शुरू कर दिया होता है। ये देखने के बाद बुचेन कह रहा होता है, अरे तुम वहीं पे रुक जाओ, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम बुचेन और आर्टिस्ट को देखते हैं। वो दोनों एक साथ मिलकर बैठ के चाय पी रहा होता है, बातें कर रहा होता है। तभी बुचेन कह रहा होता है, वेल तो तुम नंबर 1 हीरो हो, वैसे क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? ये बातों को सुनने के बाद आर्टिस्ट कह रही होती है, नहीं मुझे लगती है कि ये आपकी इल्यूजन है। वैसे मॉर्निंग स्टार, आप गॉडेस ऑफ क्रिएशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो इसीलिए मैं आपके ओपिनियन को सुनना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है कि अंत पे कौन जीतेगा, गॉडेस ऑफ क्रिएशन या फिर एविल गॉड? आप किसके साइड पे हैं? ये बातों को सुनने के बाद बुचेन पहले तो चुप रहता है, फिर वो कह रहा होता है, मैं पर्सनली गाय के साइड पे रहूंगा, क्योंकि मैंने उसके पास से बहुत सारे हेल्प और केयर रिसीव किया है। ये बातों को सुनने के बाद आर्टिस्ट कह रही होती है, तो आप उम्मीद करते हैं कि गॉडेस ऑफ क्रिएशन जीत जाए? ये बातों को सुनने के बाद बुचेन कह रहा होता है, वेल हाँ तुम कह सकती हो। ये बातों को सुनने के बाद हम आर्टिस्ट को देखते हैं। वो अपने पास से किताब को निकालते हुए कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो मैंने सही गेस किया था, इस किताब के अंदर जो कुछ भी कहानी है वो सब कुछ झूठ है। तभी आर्टिस्ट के हाथों पे ये किताब को देखने के बाद बुचेन मन ही मन में कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, ये तो वही ऑनलाइन आर्टिकल है जब मैं फ्री टाइम पे लिखा था। वैसे देख के ऐसा लग रहा है कि ये नंबर 1 हीरो बहुत ज्यादा शौक हो चुकी है। बुचेन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने रहे आर्टिस्ट को देखते, वो जोर से अपने हाथ को मुट्ठी करते हुए कह रही होती है, मैंने आपकी किताब को रीड किया है, आपने कहा है कि एक ऐसी भी दुनिया है जहाँ पे लोग अपने खुद के डेस्टिनी को खुद कंट्रोल कर सकता है, और वो सभी गॉड के खिलौना नहीं है। पर अब आपकी बातों को सुन के लग रही है कि आदमी दुनिया को रूल करेगा, इस तरह की दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और आज ये सच हो चुका है कि गॉड के बिना लोग सरवाइव नहीं कर पाएगा। वहीं पे आर्टिस्ट की ये बातों को सुनने के बाद बुचेन कह रहा होता है, नहीं नहीं नहीं, इस तरह की दुनिया एग्जिस्ट करता है और मैं इस तरह की दुनिया पे एक बार रह चुका हूँ। तभी बुचेन की ये बातों को सुनने के बाद आर्टिस्ट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो एक्साइटेड होते कह रही होती है, क्या सच में कोई ऐसी दुनिया है जहाँ पे गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है? तभी आर्टिस्ट को इतना एक्साइटेड देखने के बाद बुचेन कह रहा होता है, अच्छा तो तुम ये कंफर्म करने के लिए आई हो कि इस किताब के अंदर जो कहानी है वो सच है या फिर नहीं, है ना? क्या तुम एक ऐसी दुनिया क्रिएट करना चाहती हो जिस दुनिया को इंसान रूल करे? ये बातों को सुनने के बाद आर्टिस्ट कह रही होती है, हाँ, और सिर्फ यही कारण मैं मास्टर मॉर्निंग स्टार के ओपिनियन को सुनना चाहती हूँ। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस किताब के जो अथर है वो क्यों राजी हो चुका है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, बल्कि वो खुद एक गॉड है। पर चाहे जो भी हो, एक दिन जरूर आएगा मैं सभी इंसान के साथ मिलकर गॉड के कंट्रोल से बाहर आ जाऊंगी। पर आप ही गॉड है, लेकिन वो वादा आप नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके खिलाफ वेपन उठाने का हिम्मत भी नहीं कर पाऊंगी। ये बातों को सुनने के बाद बुचेन कह रहा होता है, वेल मैं गॉड बनने के लिए अभी बहुत ही ज्यादा पीछे हूँ, पर तुम्हारी बातों को सुन के लग रही है कि तुम इंसान को लेकर बहुत ज्यादा प्यार करती हो। अगर गया तुम्हारी बातों को सुनती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। तो चलो ये सब कुछ मैटर को लेकर थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं, पर उससे पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद आर्टिस्ट कह रही होती है, हाँ प्लीज बताइए। वही पे बुचेन कह रहा होता है, गॉड को लेकर तुम्हारे दिल में किस तरह की भावना है, तुम गॉड को लेकर क्या सोचती हो? ये बातों को सुनने के बाद आर्टिस्ट कह रही होती है, अनपिटेबल स्ट्रेंथ और पावर पोसेस करके रखा है, और किसी भी जीवित प्राणी के लाइफ और डेथ को बहुत ही आसानी के साथ डिसाइड कर सकता है, और यही मेरी जजमेंट है गॉड को लेके। तभी आर्टिस्ट की ये बातों को सुनने के बाद बुचेन कह रहा होता है, मैंने वेरोनिका से सुना है कि तुम चारों एविल गॉड सेवियर की क्लोन को हरा दिया है। ये बातों को सुनने के बाद आर्टिस्ट कह रही होती है, वेल हाँ ये सच है। ये बातों को सुनने के बाद बुचेन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे और एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तुम्हें क्या लगती है कि इस दुनिया में सबसे पहले कौन आया था, गॉड या फिर इंसान? तुम जरूर सोच रही होगी कि गॉडेस ऑफ क्रिएशन समय के शुरुआत से इस दुनिया पे है, तो इसलिए वो फर्स्ट गॉड है। पर ये सच नहीं है। उसने मुझे एक बार कहा था कि वो दूसरी दुनिया से आई है और उसके पास थोड़ी सी एबिलिटी थी। वो कह रही थी कि इस दुनिया के संवेदनशील प्राणियों के बिना वो कुछ भी नहीं थी, और सिर्फ यही कारण वो फाइनल बैटल पे एविल गॉड सवेरे के साथ मर के वो खुद को सेक्रीफाइस करना चूज किया था। तो इसलिए मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि वो गॉड इसलिए बन पाई है क्योंकि लोग जो नहीं कर पाया है वो करके दिखाई है। वो एक रेस्पेक्टेबल पर्सन है, एक ऐसी गॉड जो एडमायरेशन की उड़ती है और मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर है। वैसे आर्टिस्ट, मैं तुम्हारी अच्छी इंटेंशन को समझ सकता हूँ, पर तुम्हें गॉडेस को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो सभी दुनिया के लिए बहुत कुछ किया है ना? तभी बुचेन की ये बातों को सुनने के बाद हम आर्टिस्ट को देखते हैं। वो अचानक से अपने फेस से मास्क को उतारते हुए कह रही होती है, वैसे आपने अभी जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच है, पर आपने अभी तक जो कुछ भी किया है वो सब कुछ सही नहीं है।
और वही सामने हमें बूचैन को दिखा होता है। वो आर्टिस्ट के असली चेहरे को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो अपनी कांपते आवाज में कह रहा था कि क्या दाहिनी। फिर हमें फाइनली दिखा होता है कि नंबर 1 हीरो आर्टिस्ट असल में कोई और नहीं बल्कि लिटिया की मेड सर्वेंट दाहिनी रहती है। तो गाइस मैं आप सभी को बहुत पहले एक एपिसोड पे बताया था कि दाहिनी कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है। फिर उसके बाद ही दाहिनी बूचैन को कह रही होती है, अगर मैं लेडी लिटिया के साथ नहीं रहती तो सच में मैं आपके हर एक बातों को विश्वास कर लेती। वैसे आप गॉडेस ऑफ क्रिएशन को मदद तो कर रहे हैं पर आप सिर्फ उसकी बॉडी के चाहत पे हैं, है ना। ये बातों को सुनने के बाद हमें बूचैन को दिखाता है। वो बहुत ज्यादा शौक रहता है, उसके पूरे शरीर पे पसीना आ रहा होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे आगे क्या कहना चाहिए। वो मन ही मन में कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, क्या नंबर 1 हीरो असल में दाहिनी है। तभी बूचैन को इतने लंबे समय से चुप देने के बाद हम दाहिनी को देखते हैं। वो बूचैन के करीब जाते हुए कह रही होती है, मास्टर बूचैन सच ऑलरेडी सामने आ चुकी है तो आपके पास जरूर कोई सेल्फिश मोटिव है ना। ये बातों को सुनने के बाद बूचैन कह रहा होता है, दाहिनी तुम प्लीज पहले शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ। गॉडेस ने सच में बहुत ही कड़ी मेहनत किया है, ये तुम ना नहीं कह सकती हो। ये बातों को सुनने के बाद दाहिनी कह रही होती है, आप इस तरह के झूठ कहना बंद कीजिए। आप सिर्फ अपने खुद के सेल्फिश डिजायर को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये गॉडेस और डिमोनस के बीच में फाइट 1000 सालों से चलते आ रही है पर सफर सिर्फ ऑर्डिनरी लोग करते हैं। जब तक ये युद्ध खत्म नहीं होगा तब तक हम सभी के बीच में भेदभाव चलता रहेगा और इस दुनिया में शांति कभी नहीं आ पाएगा। अब इस दुनिया को ना कोई गॉडेस और ना ही कोई डिमोनस की जरूरत है, वो सभी हम सभी की ग्रोथ के लिए बाधा बन के खड़ी हुई है। तभी दाहिनी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद बूचैन कह रहा होता है, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुम पूरी तरीके से गलत हो। अगर इंसानों के हाथों पे दुनिया पूरी तरीके से कंट्रोल पे आ जाए तो इस दुनिया में सिर्फ खून की नदियां बहने वाला है। ये बातों को सुनने के बाद दाहिनी कह रही होती है, यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर शांति बनाए रखना चाहिए तो थोड़ा बहुत खून की नदियां तो बहना ही चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद बूचैन कह रहा होता है, नहीं अगर तुम ऐसा सोचती हो तो मैं तुम्हारी खिलाफ हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोगों का इस तरीके से मौत हो जाए। ये बातों को सुनने के बाद दाहिनी कह रही होती है, मुझे लगती है कि आपका ये आइडिया बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक है क्योंकि बिना खून के आप दुनिया को चेंज नहीं कर सकते। ये बातों को सुनने के बाद बूचैन कह रहा होता है, हाँ और सिर्फ यही कारण कोई जेंटल तरीका यूज करना चाहिए और वो है गॉडेस और डिमोनस को पूरी तरीके से नियंत्रित रखना। वैसे कुछ दिनों के अंदर मेरी सभी फैमिली एक जगह पे इकट्ठा होने वाली है, गॉडेस और डिमोनस सब एक साथ रहेगी और ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी होने वाला है। वैसे दाहिनी मुझे पता है कि अभी तुम्हें डाउट हो रही है पर तुम चिंता मत करो, बाद में तुम्हें पता चल जाएगी कि मेरा मेथड कितना इफेक्टिव है। तभी सीन शिफ्ट हमें बाहर का सीन दिखाता है। वही हम डिमोनस और मिस फॉर्च्यून को देखते हुए कहीं पे जा रही होती है और वही पीछे में आर्टिफिशियल गॉडेस ज़ुआनमे को दिखाती है। वो उसका पीछा करते हुए कह रही होती है, हे तुम कहाँ पे जा रही हो। ये बातों को सुनने के बाद डिमोनस और मिस फॉर्च्यून चिल्लाते हुए कह रही होती है, कम ऑन तुम बहुत ज्यादा एनोइंग हो, मैं कहीं पे जाऊँ तुम मेरी पीछा क्यों कर रही हो, मैं टॉयलेट करने जा रही हूँ। ये बातों को सुनने के बाद ज़ुआनमे कह रही होती है, ओ अच्छा ऐसी बात है क्या, पर डिमोनस टॉयलेट करती है। ये बातों को सुनने के बाद डिमोनस और मिस फॉर्च्यून चिल्लाते हुए कह रही होती है, डैम इट, तुम्हारे जैसे एक रोबोट मुझे क्रिटिसाइज करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। फिर उसके बाद ही वो मन ही मन में कह रही होती है, छे ये कितना एनोइंग है, क्या ये लड़की सच में एक गॉडेस है, क्या मैं इस लड़की को पीट के यहाँ से भाग जाऊं। नहीं, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो वो नंबर 1 हीरो जरूर मेरी पीछा करना शुरू कर देगी। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है पर अचानक से उसके आसपास से जितने सारे इंसान गुजर रहा होता है वो सभी घूम घूम के उसकी तरफ देख रहा होता है और ये देखने के बाद वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो एक बंदे के कॉलर को पकड़ते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, हे बास्टर्ड तुम मेरी तरफ घूम घूम के क्यों देख रहे हो। ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा डरते हुए कह रहा होता है, मुझे माफ करना, मैंने पहले कभी डिमन नहीं देखा तो इसलिए मैं आपकी तरफ घूम के देख रहा था। तभी से शिफ्ट रहता है डिमोनस और मिस फॉर्च्यून से कई मीटर दूर एक बिल्डिंग के ऊपर बूचैन और दाहिनी रहती है। वहीं पे दाहिनी कह रही होती है, वेरोनिका अभी भी सेम है, कुछ समय के लिए मैंने उसके ऊपर नजर हटाई तो वो फिर से मुसीबत क्रिएट करना शुरू कर दिया है। ये बातों को सुनने के बाद बूचैन कह रहा होता है, क्या सच में, पर मुझे तो लग रहा है कि वेरोनिका अभी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है क्योंकि वो अभी तक किसी को हिट नहीं किया है। ये बातों को सुनने के बाद दाहिनी कह रही होती है, वो अभी तक किसी को हिट इसलिए नहीं किया है क्योंकि उसे पता है कि मैं अभी भी सिटी के अंदर हूँ। आप नहीं जानते हैं कि वो पास्ट पे कितनी बैड थी। आप उसके हस्बैंड होने के नाते आपको उसे कंट्रोल करना चाहिए ताकि वो इधर उधर जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ये बातों को सुनने के बाद बूचैन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है तुम चिंता मत करो, ये सब कुछ प्रॉब्लम को मैं बाद में सॉल्व कर दूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ दिखा होता है कि डिमोनस और मिस फॉर्च्यून के साइड पे कोई आ जाती है और उसे रोकते हुए कह रही होती है, हे तुम रुक जाओ, उसने ऑलरेडी माफी मांग लिया है। ये बातों को सुनने के बाद डिमोनस और मिस फॉर्च्यून पीछे मुड़ते हुए कह रही होती है, ओ गॉडेस ऑफ लाइफ इवा, वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, ये तुम्हारी एरिया नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद इवा कह रही होती है, ये बातें तो मुझे कहना चाहिए, तुम इधर आके इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, एक गॉडेस होने के नाते मैं चुपचाप देख तो नहीं सकती है ना। ये बातों को सुनने के बाद डिमोनस और मिस फॉर्च्यून दांत पीसते कह रही होती है, छे कितना एनोइंग है, अच्छा ठीक है मैं गलत हूँ।
मैं कोई मुसीबत क्रिएट नहीं करना चाहती, तो इसीलिए तुम भी मेरे लिए कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन तैयार मत करना, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। वो ये सब कुछ कह ही रही होती है, पर अचानक समय सामने रहे लिलित को दिखा आती है। उसकी नजर सीधा भेड़ोनिका की हाथ की तरफ जाती है। उस हाथ की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है, मॉम उसकी हाथ की तरफ देखिए। ये देखने के बाद इवा शॉक होते कह रही होती है, अरे रुक जाओ, ये रिंग, ये तो व्हाइट टाइगर गॉडेस की है, किटी की रिंग है। फिर उसके बाद वो अचानक से अपने पास से पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए कह रही होती है, ओह अच्छा, तो अब मुझे सब कुछ समझ में आ रही है। ये बातों को सुनने के बाद डिमोनेसा मिस फॉर्चून कह रही होती, क्या तुम्हें पता है कि ये रिंग क्या है? ये बातों को सुनने के बाद हम इवा को देखते, वो डिमोनेसा मिस फॉर्चून के करीब आते हुए गंभीर आवाज में कह रही होती है, ओह तो तुम भी फैमिली गैदरिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आई हो? मैं तो सोच रही थी कि बुचन ने सिर्फ गॉडेस को इन्वाइट किया है, पर देख के ऐसा लग रहा है कि डिमोनेस भी यहाँ पे आने वाली है। इवा की ये बातों को सुनने के बाद डिमोनेसा मिस फॉर्चून शॉक होते हुए कह रही होती है, क्या फैमिली गैदरिंग, ये क्या है? ये बातों को सुनने के बाद इवा कह रही होती है, अरे तुम क्या कह रही हो सकती है कि हम अलग ग्रुप से हैं, पर हमारी फैमिली तो एक है ना? तो इसीलिए पास्ट के जितने सारे दुश्मनी है वो सब कुछ भूल जाते हैं। ये बातों को सुनने के बाद डिमोनेसा मिस फॉर्चून चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या फैमिली? मैं तुम्हारी फैमिली क्यों हूँ? वो दोनों ये सब कुछ को लेकर आर्ग्यू कर ही रही होती है, पर अचानक समय दिखाते हैं कि उस जगह पे फेंगियांसु, गॉडेस ऑफ लव और गॉडेस ऑफ हार्मोनी आ जाती है। तभी गॉडेस ऑफ लव और गॉडेस ऑफ हार्मोनी को यहाँ पे देखने के बाद गॉडेस ऑफ लाइफ इवा कह रही होती है, अरे तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो और टेम्पल का काम कौन करेगा? ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ हार्मोनी कह रही होती है, ये मैटर नहीं करती है, सिल्वी ये सब कुछ हैंडल कर लेगी। वो तीनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रही होती है, पर तभी साइड पे फेंगियांसु कह रही होती है, बुचन कहाँ पे है? उसने हमें बुलाया पर वो खुद अभी तक यहाँ पे नहीं आया है। ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ हार्मोनी कह रही होती है, कौन जाने वो बंदा कहाँ रहता है, क्या करता है, वैसे अभी तक सभी नहीं आई है, तो चलो पहले इस एरिया को थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। ये बातों को सुनने के बाद फेंगियांसु कह रही होती है, ये आइडिया बुरा नहीं है, चलो घूमते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ लेटिया, यूनियन और लूली को दिखा आती है। वो अपने बच्ची को लेके आ रही होती है। वहीं पे यूनियन कह रही होती है, लेटिया तुम कितने लंबे समय तक यहाँ पे रहने वाली हो? वैसे फेंगियांसु दोनों गॉडेस के साथ गई है, वो सभी फाइट तो नहीं करेगी ना? ये बातों को सुनने के बाद लेटिया कह रही होती है, अगर तुम्हें चिंता हो रही है तो तुम खुद जाके चेक क्यों नहीं करती हो? ये बातों को सुनने के बाद यूनियन कह रही होती है, अरे नहीं तुम समझ नहीं पा रही हो, मैं पूरी तरीके से अलग हूँ, मैं एक बच्ची की मदर हूँ, मैं एक मैच्योर वुमेन हूँ, तो मुझे तो तुम सभी को टेक केयर करना चाहिए। हाँ, यूनियन की ये बातों को सुनने के बाद लेटिया कह रही होती है, कम ऑन तुम वहीं पे चुप हो जाओ, बुचन के जितने सारे वाइफ्स हैं उनमें से सिर्फ तुम हो जो मदर बनने के लिए क्वालिफिकेशन बहुत ही ज्यादा लो है। वैसे मैंने नोटिस किया ये बहुत ज्यादा अजीब है, ये सिटी के अंदर कोई भी गॉडेस नहीं है, पर फिर भी ये सिटी के अंदर गॉडेस बैरियर है। बुचन ने हमें यहाँ पे बुलाया है, यहाँ पे जरूर कोई डीप मीनिंग है। वहीं पे लेटिया की ये बातों को सुनने के बाद यूनियन कह रही होती है, चलो फिर से शुरू हो गई, वो इतनी सुस्ती क्यों है? ये बातों को सुनने के बाद लूली कह रही होती है, तुम सभी डिमोनस के नॉर्मल ब्रेन नहीं है। यार लूली चॉकलेट खा रही है पर उसकी बेटी को एक चॉकलेट नहीं दिया। तभी लूली फिर से कह रही होती है, ओ हाँ डिमोनेसा बेट्रियल कहाँ पे है? मुझे याद है कि वो हमारे साथ ही आ रही थी, वो अचानक से गायब कैसे हो गई? ये बातों को सुनने के बाद यूनियन कह रही होती है, उससे लेकर चिंता मत करो, वो थोड़ी इंट्रोवर्ट है, लोगों के साथ मिलना पसंद नहीं करती है, जब पार्टी शुरू हो जाएगा तब वो खुद ब खुद आ जाएगी। ये बहुत ही लंबा समय हो चुकी है जो हम सभी सिस्टर एक साथ मिलकर समय बिताने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस खुशी के दिन में ऐसा कुछ ना हो जाए जिसके कारण पार्टी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। तभी सीन शिफ्ट है, तब एक बिल्डिंग के ऊपर है, दाइनी को दिखाती है। वो भोजन के सभी फैमिली को एक साथ इकट्ठा होता हुआ देखने के बाद कह रही होती है, तो आप मुझे ये दिखाना चाहते हैं? सच में ये बहुत ज्यादा अजीब है, डिमोनेस और गॉडेस एक साथ मिलकर काम कर रही है। ये बातों को सुनने के बाद भूचन कह रहा होता है, पास्ट पे डिमोनेस और गॉडेस अपने डिफरेंट पोजीशन के लिए कंटिन्यूअसली फाइट करती रहती थी, पर अब वो सभी एक साथ मिलकर समय बिता रही है, तो इसका मतलब ये है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। एटलीस्ट वो सभी फाइट ना करने के लिए उस सभी के पास रीजन है, क्योंकि अब वो सभी एक ही फैमिली का हिस्सा बन चुकी है। तभी बुचन की ये बातों को सुनने के बाद हम दाइनी को देखते, वो अचानक से उस जगह से जाने लगती है। ये देखने के बाद बुचन कह रहा होता है, क्या तुम जा रही हो? वहीं पे बुचन की ये बातों को सुनने के बाद दाइनी कह रही होती है, हाँ मुझे जो आंसर चाहिए था वो ऑलरेडी मुझे मिल चुकी है। अगर मैं हॉनेस्टली कहूँ तो अंत पे डिमोनेस और गॉडेस के बीच में क्या होती है ये सब कुछ को लेकर मैं थोड़ी सी भी परवाह नहीं करती हूँ। ओह हाँ, और एक बात, प्लीज मेरी इस आइडेंटिटी को लेडी लिटिया को मत बताना, समय आने पर मैं उसे खुद बताऊंगी। अच्छा ठीक है, गुड बाय। फिर उसके बाद हम दाइनी को देखते, वो वहां से चली जाती है। तभी दाइनी के वहां से जाने के बाद हमें दिखा था कि छत के दरवाजा को ओपन करते हुए यूनियन, लेटिया, लूली और उसकी डॉटर आ गई होती है, और उन चारों को यहाँ पे देखने के बाद वुचन कह रहा होता है, क्या तुम सभी फेंगियांसु और बाकी सभी के साथ शॉपिंग करने के लिए नहीं गई हो? ये बातों को सुनने के बाद यूनियन कह रही होती है, हम तो तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुमने हमें यहाँ पे आने के लिए कहा पर तुम खुद ही गायब हो गए, तुम्हारे खुद का कोई आता पता नहीं है। पर तभी अचानक से मैं साइड पर लिटिया को दिखाती है, वो वुचन को कह रही होती है, अरे रुक जाओ, मैंने अभी अभी एक वुमेन की वॉइस सुनी थी। वो कौन है? तुम किसके साथ बात कर रहे थे?
ये बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है, अरे तुमने गलत सुनी है, मैं इतने लंबे समय से यहाँ पे अकेला था। तभी साइड पे रहे यूनियन कह रही होती है, हाँ मैंने भी कोई वुमेन की आवाज नहीं सुनी है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। वहीं पे उन दोनों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिटिया अपनी मुंह फुलाते हुए कह रही होती है, पता नहीं क्यों पर मुझे हमेशा फील होती है तुम दोनों एक साथ काम करके मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो, पर मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम बुचन को देखते हैं, वो अपने सभी फैमिली को बीच पे लेके आ गया होता है। और तभी अचानक से हम फेंगियांसु को देखते हैं, वो बुचन के साइड पे आके अपनी गहरी अदा के साथ कह रही होती है, हे हनी मेरी स्विम सूट कैसी है। ये बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है, वाह ये तुम्हें बहुत ही बढ़िया सूट किया है, सच में तुम बहुत ही बढ़िया लग रही हो। ये बातों को सुनने के बाद फेंगियांसु कह रही होती है, हाँ जरूर, मैं किसी की तरह तो नहीं हूँ कि यहाँ पे स्कूल स्विम सूट पहन के आ जाऊंगी। फेंगियांसु की ये बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है, असल में ये स्कूल स्विम सूट मैंने लिटिया के लिए चूज किया है, मुझे लगता है कि ये स्विम सूट उसके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। ये बातों को सुनने के बाद फेंगियांसु हंसते हुए कह रही होती है, हाँ जरूर, क्योंकि लिटिया मोस्ट इनोसेंट डिमोनिस जो है। फिर उसके बाद ही वो अपने बाकी के सभी सिस्टर की तरफ इशारा करते हुए बुचन को कह रही होती है, हनी तुम यहाँ पे आके हम सभी के साथ कुछ गेम क्यों नहीं खेलते, हम सभी सिस्टर ने तुम्हारे पसंद का स्विम सूट पहना है, यहाँ तक कि रिवार्ड के तौर पे मैं तुम्हें मेरी पूरे शरीर पे सनस्क्रीन लगाने के लिए मौका दूंगी। ये बातों को सुनने के बाद बुचन तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो एक्साइटेड होते हुए कह रहा होता है, क्या सच में क्या सच में ये पॉसिबल है। पर तभी उस सभी के साइड पे हमें गॉडेस ऑफ लाइफ इवा को दिखाती है, वो सामने के नजर को देखने के बाद मनी मन में कह रही होती है, डैम इट, बुचन को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है, एक डिमोनिस से जैसे उम्मीद थी, उसकी फ्लर्टिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पर हम गॉडेस भी कोई कम नहीं है। मैंने पर्सनली सभी गॉडेस के लिए सुंदर ब्यूटीफुल स्विम सूट चूज किया है, तो चलो उस सभी के साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि बुचन को कौन पसंद आता है, गॉडेस या फिर डिमोनिस। फिर उसके बाद ही वो गॉडेस के स्विम सूट को चेक करने के लिए जब सामने देखती है तब वो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि सामने हमें व्हाइट टाइगर गॉडेस को दिखाती है, वो ट्रैक सूट पहन के एक्सरसाइज कर रही होती है। ये देखने के बाद वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, अरे रुक जाओ लीज, तुम्हें क्या कर रही हो। ये बातों को सुनने के बाद लीज कह रही होती है, जरूर मैं स्विमिंग करने के लिए जा रही हूँ। भाई लीज की ये बातों को सुनने के बाद इवा कह रही होती है, अगर तुम स्विमिंग करने के लिए जा रही हो तो मैंने तुम्हारे लिए जो स्विमिंग सूट खरीद के लाई थी वो कहाँ पे है, तुमने अभी तक वो पहना क्यों नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद लीज कह रही होती है, ओह तो वो कोई स्विमिंग सूट है, मैं तो सोच रही थी कि कोई अंडरवेयर होगी, तो इसलिए मैं उसे होटल पे ही छोड़ के आई हूँ, और वैसे भी वो बहुत ज्यादा टाइट है, उसे पहन के मैं फ्रीली स्विमिंग नहीं कर सकती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद इवा मनी मन में कह रही होती है, क्या तुम सच में यहाँ पे सिर्फ स्विमिंग करने के लिए आई हो। नहीं, मैं लीज के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती हूँ, मुझे बाकी सभी गॉडेस को चेक करने की जरूरत है। और जब उसकी नजर गॉडेस ऑफ लव और गॉडेस ऑफ हार्मोनी की तरफ जाती है, वो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उन दोनों गॉडेस ने अपने रेगुलर कपड़े पहन के रखी होती है, स्विमिंग करने के लिए अपने कपड़े को चेंज ही नहीं किया होता है। ये देखने के बाद इवा बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। पर जब उसकी नजर साइड पे समंदर पे नहाते हुए ड्रैगन गॉडेस लूली की तरफ जाती है, वो पूरी तरह से गिव अप कर देती है। वो मनी मन में कह रही होती है, क्यों क्यों मेरी सभी सिस्टर इतना यूजलेस क्यों है। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक समय दिखाती है कि उस जगह पे स्विम सूट पहन के अलीना आ जाती है, और अलीना को यहाँ पे देखने के बाद इवा कह रही होती है, ओह अलीना तो फाइनली यहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन आ चुकी है, ये क्यूट स्टाइल स्विम सूट भी बहुत ही बढ़िया है। फिर उसके बाद वो अचानक से अलीना के पास आकर अलीना के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है अब ये तुम्हारी बारी, मेरे पास एक प्लान है, ये प्लान को यूज करते हुए बुचन पूरी तरीके से हम सभी के ऊपर पागल हो जाएगा, क्या तुम इस प्लान का हिस्सा बनना चाहती हो। ये बातों को सुनने के बाद अलीना कह रही होती है, और ये प्लान क्या है। ये बातों को सुनने के बाद इवा कह रही होती है, हम पहले बुचन को हमारे पूरे शरीर पे सनस्क्रीन लगाने के लिए कहेंगे। तभी ये बातों को सुनने के बाद अलीना अपनी फैंटेसी में खो जाती है। फैंटेसी ये रहती है कि बुचन अलीना के पूरे शरीर पे सनस्क्रीन लगाने जा रहा है। ये देखने के बाद अलीना ब्लासिंग करते हुए कह रही होती है, प्लीज थोड़ी जेंटल रहना। ये बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है, जरूर मुझे पता है ये मेरी अलीना के लिए पहली बार जो है, मैं तुम्हें धीरे धीरे देने वाला हूँ, इस तरीके से तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजे आने वाली है। तभी ये सब कुछ फैंटेसी को याद करते हुए अलीना की नोज ब्लीडिंग होने लगती है, इतना नोज ब्लीडिंग होती है कि वो बेहोश हो जाती है। और ये देखने के बाद इवा चिल्लाते हुए कह रही होती है, अलीना तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम सही हो। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं दूसरी तरफ बुचन को दिखाता है, वो कंटिन्यूअसली फेंगियांसु के पीठ पे सनस्क्रीन लगा रहा होता है, और इवा की चिल्लाने की आवाज को सुनने के बाद उस तरफ देखते हुए कह रहा होता है, अरे उधर क्या हो रहा है। ये बातों को सुनने के बाद फेंगियांसु कह रही होती है, अरे तुम उस तरफ ध्यान मत दो, वो सभी लिटिल गर्ल एक दूसरे के साथ खेल रही है, पर हनी तुम्हारा हाथ रुकना नहीं चाहिए, तुम मुझे कंटिन्यूअसली मसाज दो। ये बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है माई क्वीन। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, भाई हम व्हाइट टाइगर गॉडेस लीज को देखते हैं, वो बिल्ली की तरह समुद्र पे मछलियां पकड़ रही होती है, उसने ऑलरेडी बहुत सारे मछलियां पकड़ लिया होता है। ये देखने के बाद फेंगियांसु ताली मारते हुए कह रही होती है, वाह ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है, तुम सच में एक किटन हो, तुम मछलियां पकड़ने में एकदम माहिर हो। ये बातों को सुनने के बाद लीज बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो चिल्लाते हुए कह रही होती है,
क्या किटन, मैं एक टाइगर हूँ। ये बातों को सुनने के बाद फेंगियांसु कह रही होती है, पर चाहे जो भी हो, खाना बनाने के लिए ये सभी इंग्रेडिएंट बहुत ही बढ़िया है। पर अचानक से हम यूनिस को देखते हैं, वो फेंगियांसु के माथे पे हिट करते हुए कह रही होती है, तुम वहीं पे रुक जाओ, क्या तुम हमें पॉइजन देके मारना चाहती हो। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ बूचन को दिखा होता है, वो मछलियां पकड़ रहा होता है, उसके साइड पे उसकी वाइफ खड़ी रहती है और उसके पीछे उसकी दोनों डॉटर सैंड लेके खेल रही होती है। ये देखने के बाद बूचन कह रहा होता है, क्या पीसफुल जिंदगी है, मैं कंटिन्यूअसली इस तरह की जिंदगी जीना चाहता हूँ। वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाते कि उसके साइड पे लिटिया आ जाती है। वो बूचन को कह रही होती है, बूचन अभी तुम बिजी नहीं हो है ना, मैं तुम्हारे साथ अकेले में कुछ कहना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो। ये बातों को सुनने के बाद ही हम बूचन को देखते हैं, वो लिटिया के साथ अकेले में बात करने के लिए वहां से चला जाता है। तभी बूचन को वहां से जाता हुआ देखने के बाद हमें पीछे रहे बूमिंग को दिखाती है। वो यूनियन को कह रही होती है, मॉम डैड कहाँ पे जा रहा है। ये बातों को सुनने के बाद यूनियन कह रही होती है, ये सब कुछ को लेकर चिंता मत करो, डैड अभी आ जाएगा। फिर उसके बाद ही वो मन में कह रही होती है, अब उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करने का समय आ चुकी है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम एक सुनसान आइसलैंड को देखते हैं और उसी जगह पे बूचन और लिटिया आ गई होती है। तभी बूचन कह रहा होता है, क्या हो गया, तुम जानबूझ के सभी को अवॉइड किया है, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो। ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है, हाँ अभी ये ऑलमोस्ट समय हो चुकी है, बूचन चलो शादी कर लेते हैं। तभी लिटिया की ये बातों को सुनने के बाद बूचन थोड़ा शौक हो जाता है। शौक होते कहते कि क्या शादी, लिटिया तुम्हें क्या हो गई है, कुछ समय पहले तुम ही तो कह रही थी कि तुम ये सब कुछ को लेकर हड़बड़ी नहीं करना चाहती हो। ये बातों को सुनने के बाद लिटिया ब्लासिंग करते हुए कह रही होती है, मेरी सभी सिस्टर तुम्हें शादी कर चुकी है, पर मैं सिर्फ अकेली हूँ जो कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि हमारे रिलेशनशिप को इस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, पर मेरा गॉड चेंज अभी तक कंप्लीट तरीके से इवॉल्व नहीं हुआ है, इस तरीके से तुम्हारी एडवांसमेंट पे दिक्कत आ सकती है। ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है, तुम क्या कह रहे हो, तुम इस मोमेंट पे इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो, मेरी सभी सिस्टर के पास वेडिंग रिंग है, यहाँ तक कि यूनियन तो मदर बन गई है, तो मुझे लगती है कि इस तरीके से इंतजार करना अच्छी बात नहीं है, तो इसीलिए तुम मुझे जल्दी से एक वेडिंग रिंग दो, नहीं तो मैं उस सभी के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकती है ना। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, नहीं लिटिया तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें बहुत पहले ही एक वेडिंग रिंग दे चुका हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखाते कि अचानक से लिटिया की उंगली पे एक वेडिंग रिंग अपेयर हो जाती है। इस रिंग का डिस्क्रिप्शन रहता है कि ये एक डिवाइन लेवल आइटम है और गॉडेस ऑफ हार्मोनी ने इस रिंग को एक स्कैमबाग के लिए क्रिएट किया था, पर उस स्कैमबाग ने ये रिंग लिटिया को दे दिया। पर तभी हम लिटिया को देखते हैं, वो अचानक से अपने हाथ पे रिंग को अपेयर होता हुआ देखने के बाद थोड़ी शॉक हो जाती है। वो शॉक होते कह रही होती है, अरे ये सच में तो एक रिंग है, ये कब अपेयर हुआ, अरे रुक जाओ, ये कोई इल्यूजन तो नहीं है, तुम मुझे ट्रिक तो नहीं कर रहे हो। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, क्या मॉन मैं स्कैमबाग हो सकता हूँ, पर मैं इस तरह की चीजों को लेकर झूठ कभी नहीं कहूंगा। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है, पर मैं इम्प्रेस नहीं हूँ। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, क्या सच में, पर अगर ऐसी बात है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पास्ट पे क्या हुआ था ये सब कुछ को लेकर तुम्हारे पास कोई भी मेमोरी नहीं है। जब मैं ब्रेव हीरो था तब उस समय हम दोनों ने शादी किया था और ये लगभग 1000 साल पहले का बात है। ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है, हाँ ये सच है कि हमें याद नहीं है, पर तुम्हारी बातों को सुन के लग रहा है कि तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से याद है ना, क्या तुम बता सकते हो कि उस समय क्या हुआ था। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, वेल तुम्हें ना जानना ही बेहतर होगा क्योंकि हम उस समय दुश्मन थे। ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है, हाँ ये सच है, जब दुश्मन की बात आती है तो मैं मेरी दुश्मन के ऊपर हमेशा हैरास रहती हूँ। चलो भूल जाओ, अगर कोई चीज़ है जो बहुत आसानी के साथ भूला जा सकता है तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो पास्ट में जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ हम मिलके भूल जाते हैं और वो सब कुछ को लेके कभी भी याद नहीं करते हैं। और अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे यही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है चलो चलते हैं, सभी हम दोनों के लिए इंतजार कर रहे हैं। तभी सीन शिफ्ट रहता है, डिमोनियस और गॉडेस को दिखाती है, वो सभी एक साथ मिलकर वॉलीबॉल खेल रही होती है। वहीं पे यूनियन अचानक से अपनी मैजिक पावर को यूज करते हुए सर्व करती है और बहुत ही आसानी के साथ उस मैच को जीत जाती है। पर हम साइड पे रेफरी बूमिंग को देखते हैं, वो यूनियन को रेड कर दिखाते हुए कह रही होती है, मॉम ने मैजिक पावर यूज किया है तो इसीलिए मॉम डिस्क्वालीफाइड है। ये बातें को सुनने के बाद यूनियन शॉक होते हुए कह रही होती है, नहीं ये नहीं हो सकती है, हनी प्लीज मम्मी को और एक चांस दो प्लीज। पर तभी अचानक से हमें दिखाती कि उस जगह पे बूचन आ जाता है, वो अपने साइड पे गॉडेस ऑफ लव और गॉडेस ऑफ हार्मोनी को कह रहा होता है, क्या तुम दोनों वापस जाने के बारे में सोच रही हो। ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ हार्मोनी कह रही होती है, हाँ सिल्वी प्रेग्नेंट है पर वो फिर भी अकेली पूरी टेंपल को संभाल रही है तो इसलिए लंबे समय तक हम यहाँ पे नहीं रह सकते। और वही साइड पे गॉडेस ऑफ लव कह रही होती है, तुम बास्टर्ड सिल्वी प्रेग्नेंट है, क्या तुम उससे मिलने के लिए नहीं जाओगे। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, हाँ जरूर ये तो नेचुरल है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से गॉडेस ऑफ लव और गॉडेस ऑफ हार्मोनी के हाथों पे बहुत सारे गिफ्ट पकड़ते हुए कह रहा होता है, मैंने इस समय बहुत सारे हेल्दी प्रोडक्ट खरीद के लाया हूँ तो प्लीज सिल्वी को ये सब कुछ दे देना ठीक है।
भाई पे बूचन की ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ लव तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बूचन के मुंह पे जोर से किक मारते हुए कह रही होती है, तुम बास्टर्ड्स कामबक, तुम खुद ये डिलीवरी करो। यार पता नहीं क्यों पर मुझे लगता है कि ये गॉडेस ऑफ लव नहीं बल्कि गॉडेस ऑफ वायलेंस है। फिर उसके बाद ही गॉडेस ऑफ लव और गॉडेस ऑफ हार्मोनी वहां से जाते हुए कह रही होती है, छे इस बंदे के जैसा स्काम्पक शायद इस दुनिया में और कोई नहीं है। फिर उसके बाद ही वो दोनों वहां से चली जाती है। तभी उन दोनों के वहां से जाने के बाद ही हम फेंगी आंसू को देखते हैं। वो बूचन के सामने आते हुए कह रही होती है, हनी तुम इस समय पूरी तरीके से गलत हो। तुमने ये सब कुछ खरीद के लाया है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें सिल्वी को खुद डिलीवरी करने की जरूरत है। जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तब टाइम टू टाइम उसकी मूड चेंज होती रहती है, तो इसलिए तुम एक हस्बैंड होने के नाते ये सब कुछ डिलीवरी करने के लिए तुम्हारी वाइफ के पास तुम्हें खुद जाना चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, हाँ तुम सही हो, बहुत ही लंबा समय हो चुका है मैंने सिल्वी को नहीं देखा है। तभी सीन शिफ्ट तभी कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम हेवन के टेम्पल को देखते और उसी जगह पे सिल्वी बैठी रहती है। पर तभी अचानक समय दिखा होता है कि उसके सामने बूचन बहुत सारे गिफ्ट लेके आ जाता है। वो सिल्वी को कह रहा होता है, अरे ये बहुत ही अजीब है, गॉडेस ऑफ लव और गॉडेस ऑफ हार्मोनी अभी तक यहाँ पे नहीं आई है, वो दोनों तो बहुत पहले निकल गई थी। ये बातों को सुनने के बाद सिल्वी कह रही होती है, शायद वो दोनों कहीं पे घूमने के लिए गई है। वैसे उन दोनों को देख के लगती है कि वो दोनों बहुत ज्यादा सीरियस है, पर वो दोनों बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। पर तुम्हारे हाथों पे वो सब कुछ क्या है? ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, ये सब सप्लीमेंट है सिल्वी, अभी तुम प्रेग्नेंट हो तो अभी तुम्हें ये सब कुछ खाना होगा। तभी बूचन की ये बातों को सुनने के बाद सिल्वी बहुत ज्यादा पैनिक होने लगती है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, नहीं मैं अभी ये सब कुछ नहीं खा सकती। ये बातों को सुनने के बाद बूचन शौक होते हुए कह रहा होता है, क्या नहीं खा सकती? क्या तुम्हारी सेहत अच्छी नहीं है? सिल्वी कह रही होती है, नहीं मैं एकदम सही हूँ, सिर्फ बात यह है कि तिफानी सेन पे मुझे हर दिन सिर्फ खाना खिलाती रहती है, मैं और खाना नहीं खा सकती। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, वेल ये सच है, तिफानी ने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। वहीं पे सिल्वी कह रही होती है, अगर मैं इस तरीके से कंटिन्यूअसली खाती रहती हूँ तो डिलीवरी के बाद मेरी बॉडी से पूरी तरीके से बिगड़ जाएगी। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, हाँ जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अच्छा नहीं होता है। फिर उसके बाद वो सिल्वी के पेट पे अपने कान को रखते हुए कह रहा होता है, चलो मुझे सुनने दो, अभी बेबी क्या कर रही है? अरे रुक जाओ, मैंने अभी भी देखा बेबी मूव कर रही है। ये बातों को सुनने के बाद सिल्वी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं पे बूचन फिर से कह रहा होता है, हनी क्या तुमने हमारे बेबी का नाम चूज किया है? ये बातों को सुनने के बाद सिल्वी कह रही होती है, नहीं अभी तक नहीं, पर ये हमारे लिए एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, तो चलो एक साथ मिलके चूज करते हैं। सिल्वी की ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, नाम रखने के लिए मैं एकदम प्रोफेशनल हूँ। वहीं पे सीन शिफ्ट रहता है, गॉडेस ऑफ लव और गॉडेस ऑफ हार्मोनी को दिखाती है। वो दोनों किसी से बच के भाग रही होती है और तभी अचानक समय दिखाते है कि उन दोनों के सामने कोई आ जाता है। जब उस जगह से धूल हटता है तब हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के सामने गॉडेस ऑफ हार्मोनी की एक क्लोन रहती है। उस क्लोन की तरफ देखते हुए गॉडेस ऑफ लव कह रही होती है, क्या ये कोई क्लोन है? इस क्लोन के ऊपर जो ग्रे कलर है वो धीरे धीरे गायब होते जा रही है। ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ हार्मोनी कह रही होती है, नहीं ये क्लोन नहीं है, ये धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रही है। मुझे डर है कि जब उसके पास से ग्रे कलर पूरी तरीके से गायब हो जाएगी तब उस समय वो मेरी जगह ले लेगी और मैं पूरी तरीके से गायब हो जाऊंगी। गॉडेस ऑफ लव तुम मुझे अकेला छोड़ दो, तुम अभी यहाँ से भाग जाओ। ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ लव चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या तुम्हें लग रही है कि मैं कोई विलेन हूँ जो मैं तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़ के चली जाऊंगी? और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी डिवाइन अथॉरिटी को ले लिया गया है, अभी तुम सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन हो, तो मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ हार्मोनी कह रही होती है, फाइट करने के लिए मेरे पास कोई भी पावर नहीं है, अगर मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मैं तुम्हारे लिए बोझा बन जाऊंगी, और वैसे भी वो मुझे टारगेट कर रही है, अगर वो मुझे रिप्लेस करना चाहती है तो सबसे पहले मुझे मारना होगा, तो इसीलिए अगर मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो हम में से कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ये बातों को सुनने के बाद ही हम गॉडेस ऑफ लव को देखते हैं। वो गॉडेस ऑफ हार्मोनी के क्लोन के ऊपर अटैक करते हुए कह रही होती है, मैं परवाह नहीं करती हूँ, अगर भागना है तो हम दोनों एक साथ भागेंगे। वो ये सब कुछ कह ही रही होती है, पर अचानक से हमें दिखाता है कि गॉडेस ऑफ लव के पीछे एक शैडो बाहर आती है और वो गॉडेस ऑफ लव को मारने के लिए आगे बढ़ते हुए कह रही होती है, हे अभी बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है। वहीं पे हम गॉडेस ऑफ लव को देखते हैं, वो शैडो को मारने की कोशिश करती है पर वो शैडो गॉडेस ऑफ लव से अलग हो जाती है। ये देखने के बाद गॉडेस ऑफ लव शॉक होते कह रही होती है, क्या मेरी शैडो मेरे से अलग हो चुकी है? ये भी चल क्या रही है? फिर उसके बाद ही हमें दिखाता है कि गॉडेस ऑफ लव की शैडो धीरे धीरे गॉडेस ऑफ लव की क्लोन पे ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तभी हमें फाइनली दिखा जाता है कि ये सब कुछ काम को करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक लड़की रहती है। वो लड़की गॉडेस ऑफ लव के सामने आते हुए कह रही होती है, ओ मुझे माफ करना लेट इंट्रोड्यूस करने के लिए, मैं हीरो नंबर 3 हूँ, शैडो डांस। फिर हमें बताया जाता है कि इस लड़की की क्या आइडेंटिटी है। ये लड़की एक नंबर 3 हीरो है और ये बहुत ज्यादा क्रूएल है और इसके पास एक ऐसी पावर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी पर्सन के क्लोन बना सकती है, पर इसकी पावर सिर्फ उस तरह के पर्सन के क्लोन नहीं बना सकती है जो पर्सन दूसरी दुनिया से आया है और असली गॉड के मैसेंजर है। फिर उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि गॉडेस ऑफ लव और गॉडेस ऑफ हार्मोनी की क्लोन उन दोनों को पूरी तरीके से घेर लिया होता है। तभी उन दोनों की ये सिचुएशन को देखने के बाद सामने रहे हीरो नंबर 3 कैरी होती है, गॉडेस हमसे भी ब्रेव हीरो को चोट नहीं पहुंचा सकती है, तो इसीलिए तुम दोनों मुझे हरा नहीं पाओगी, सिर्फ देखते रहो कि कैसे तुम्हारी शैडो तुम्हें रिप्लेस कर देती है।
फिर उसके बाद तुम दोनों की साइडों को मैं कंट्रोल करके पपेट की तरह यूज करूंगी, जैसे चाहूं वैसे यूज कर सकती हूँ। तभी ये बातों को सुनने के बाद ही गॉडेस ऑफ लव बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो हीरो नंबर 3 के ऊपर अटैक करते हुए कह रही होती है, हाँ ये सच है कि हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते हैं, पर अगर मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ तो तुम मुझे रोक भी नहीं सकती हो। फिर उसके बाद ही गॉडेस ऑफ लव गॉडेस ऑफ हार्मोनी को पकड़ के तेजी के रफ्तार के साथ वहां से भागने लगती है। पर तभी अचानक से उन दोनों के सामने रहे गॉडेस ऑफ हार्मोनी की क्लोन उन दोनों के ऊपर अटैक करने जाती है। ये देखने के बाद गॉडेस ऑफ लव कह रही होती है, चिंता मत करो, तुम्हारी साइड को डील करने के लिए मेरे पास एक प्लान है। फिर उसके बाद ही वो अपने कपड़े को खोल के दोनों संतरे को गॉडेस ऑफ हार्मोनी की क्लोन के सामने नचाने लगती है। और ये दोनों संतरे को देखने के बाद गॉडेस ऑफ हार्मोनी की क्लोन अटैक करना बंद कर देती है। फिर वो कह रही होती है, ये बहुत ज्यादा भलगर है, जरूर हार्मोनियस रहना चाहिए। तभी गॉडेस ऑफ हार्मोनी की क्लोन को अटैक ना करता हुआ देखने के बाद हम गॉडेस ऑफ लव को देखते हैं। वो सिचुएशन का फायदा उठाते हुए एक जोर से छलांग लगाती है। उसके बाद ही तेजी के रफ्तार के साथ वहां से भाग जाती है। और वहीं पे गॉडेस ऑफ लव को भागता हुआ देखने के बाद पीछे रहे हीरो नंबर 3 कह रही होती है, छह वो भाग गई। ये बातों को सुनने के बाद पीछे कोई कह रही होती है, क्या चल रही है, तुम्हारी एबिलिटी के हिसाब से तुम बहुत ही आसानी के साथ उसे पकड़ सकती हो। ये बातों को सुनने के बाद हीरो नंबर 3 कह रही होती है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो चुकी है, गॉडेस ऑफ लव की क्लोन फेल हो चुकी है, ये क्लोन मेरी ऑर्डर को बिल्कुल भी नहीं मान रही है। तभी ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखाती कि अचानक से उस जगह पे एविल गॉड सबीरा की एक क्लोन अपेयर हो जाती है। फिर वो हीरो नंबर 3 को कह रही होती है, मैंने तुम्हें जो क्रिएशन अथॉरिटी पावर दिया है उसके हिसाब से गॉडेस ऑफ लव की क्लोन बनाना बहुत ज्यादा आसान है। ये बातों को सुनने के बाद हीरो नंबर 3 कह रही होती, वेल मैं नहीं जानती, पर जब मैं गॉडेस ऑफ हार्मोनी की क्लोन कॉपी कर रही थी तब उसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन कह रही होती है, चलो भूल जाओ, अभी यहाँ पे बहुत सारे गॉडेस है, तुम्हें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि तुम तुम्हारी पावर को यूज करते हुए किसी भी गॉडेस को रिप्लेस कर सकती हो या फिर किसी भी गॉडेस की क्लोन बना सकती हो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, दूसरी तरफ गॉडेस ऑफ लव को दिखाती है। वो गॉडेस ऑफ हार्मोनी को लेकर तेजी के रफ्तार के साथ वहां से भाग रही होती है। वहीं पे गॉडेस ऑफ हार्मोनी कह रही होती है, अगर वो हीरो हेवन पे जाती है तो सभी गॉडेस बहुत ही ज्यादा दिक्कत पे आ सकती है। ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ लव कह रही होती है, मुझे जितना जल्दी हो सके सभी सिस्टर को सावधान करने की जरूरत है। मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि अगर सभी गॉडेस को रिप्लेस कर दिया जाता है तो क्या हो जाएगी। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रही होती है, पर अचानक से बुचन ने गॉडेस ऑफ लव को कॉल करते हुए कह रहा होता है, बुजियान मैं गॉडेस ऑफ हार्मोनी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, वो अभी कहाँ पे है, क्या वो सही है। तभी बुचन को कॉल करता हुआ देखने के बाद गॉडेस ऑफ लव कह रही होती है, ओ बुचन तुमने एकदम सही टाइम पे कॉल किया है, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, किसी ने हमें टारगेट किया है। फिर उसके बाद ही गॉडेस ऑफ लव धीरे धीरे जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ बुचन को बताने लगती है। तभी ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है, क्या तुम क्या कह रही हो, अच्छा ठीक है तुम तुम्हारी लोकेशन बताओ, मैं अभी भाई पे जाता हूँ। भाई पे बुचन को इतना टेंशन में देखने के बाद पीछे रहे सिल्वी चिंता करते हुए कह रही होती है, क्या हुआ है, क्या वो दोनों सही है। ये बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है, नहीं अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, पर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, एक ब्रेव हीरो अपेयर हुई है, वो अपनी पावर को यूज करते हुए इस दुनिया में डिजास्टर ला सकती है। वो अपनी पावर को यूज करते हुए किसी भी गॉडेस की क्लोन बना सकती है और उस गॉडेस की डिवाइन अथॉरिटी को छीन सकती है, पर ये क्लियर नहीं है कि वो डेमोनस की भी पावर को छीन सकती है या फिर नहीं। अगर एक साथ में कहा जाए तो ये एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट है। वैसे सिल्वी अभी तुम प्रेग्नेंट हो तो इसीलिए कुछ समय के लिए तुम लिटिया के प्लेस पे क्यों नहीं रहती हो, इस जगह पे रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। तभी बुचन की ये बातों को सुनने के बाद सिल्वी थोड़ी पैनिक हो जाती है। वो पैनिक होते हुए कह रही होती है, नहीं अगर लेडी लिटिया मुझे इस हालत पे देखती है तो बहुत बुरा कुछ हो सकती है। ये बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है, हनी तुम पहले शांत हो जाओ, ये सब कुछ सही है, लिटिया गुस्सा नहीं होगी, पर अभी का सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरा है, किसी को नहीं पता कि ब्रेव हीरो कहाँ पे है और उसका नेक्स्ट टारगेट कौन होने वाला है। वहीं पे बुचन की ये बातों को सुनने के बाद सिल्वी खुद को शांत करते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं समझ चुकी हूँ, लेडी लिटिया के प्लेस पे जाने के लिए मैं तैयार हो रही हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं बीच को दिखा होता है और वहीं पे बुचन ने लिटिया को कॉल किया होता है और जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ डिटेल्स में बता दिया होता है। और ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है, क्या इस तरह के पावर एग्जिस्ट करती है, वैसे क्या तुम्हें सच में मेरी मदद की जरूरत नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद बुचन रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, नहीं ये सब कुछ सही है, मैं ये हैंडल कर लूंगा, पर कुछ समय के लिए मैं सिल्वी को तुम्हारी केयर पे छोड़ रहा हूँ। ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है, अच्छा ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें गारंटी दे सकती हूँ कि सिल्वी को कोई टच भी नहीं कर पाएगा। ये बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है, आई लव यू हनी, मुझे पता है सबसे ज्यादा रिलायबल तुम ही हो। फिर उसके बाद ही वो अपने कॉल को काट करते हुए अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, चलो सब कुछ सेटल हो चुका है, अब ब्रेव हीरो को डील करने का समय आ चुका है। तभी सीन शिफ्ट है, मैं गॉडेस ऑफ लव और गॉडेस ऑफ हार्मोनी को दिखाती है। वो दोनों हीरो नंबर 3 से बचने के लिए समुद्र की एकदम गहराई पे आ चुकी होती है। वहीं पे गॉडेस ऑफ लव कह रही होती है, बुचन ने उस बास्टर्ड हीरो को पीछा करने के लिए गए हैं तो इसलिए हम कुछ समय के लिए यहीं पे छुपे रहते हैं। ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ हार्मोनी सामने देखते हुए कह रही होती है, ये डीप सी गॉडेस की प्लेस है, नाम है राइलिथ, पर देख के ऐसा लग रही है कि इस जगह को बहुत पहले सभी ने छोड़ के चली गई है। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रही होती है, पर अचानक समय दिखा होता है कि उन दोनों के साइड पे एक पत्थर रहता है और वही पत्थर के पीछे एक लड़की छुपके से उन दोनों की तरफ देखते हुए कह रही होती है, क्या तुम दोनों गॉडेस हो। तभी उस लड़की को देखने के बाद गॉडेस ऑफ लव कह रही होती है, अरे रुक जाओ, ये तो मरमेड है,
वैसे मैं गॉडेस ऑफ लव हूँ और मेरी साइड पे गॉडेस ऑफ हार्मोनी है। क्या तुम हम दोनों को तुम्हारी गॉडेस के पास लेके जा सकती हो? ये बातों को सुनने के बाद वो मरमेड कह रही होती है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकती है। उस मरमेड की ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ लव कह रही होती है, क्या डीप सी गॉडेस अपनी गेस्ट को वेलकम नहीं करती है? कुछ अर्जेंट मैटर को लेकर हम उससे डिस्कस करना चाहते हैं। ये बातों को सुनने के बाद वो मरमेड कह रही होती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारी गॉडेस बहुत पहले ही गुजर चुकी है। उस मरमेड की ये बातों को सुनने के बाद हमें गॉडेस ऑफ लव और गॉडेस ऑफ हार्मोनी को दिखाती है। वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट रहता है एविल गॉड सवेरा की क्लोन को दिखाती है। वो स्मेल को महसूस करते हुए पता करने की कोशिश कर रही होती है कि एविल गॉड सवेरा की बाकी क्लोन कहाँ पे है। वहीं पे एविल गॉड सवेरा की ये हरकत को देखने के बाद साइड पे रहे बुचन कह रहा होता है, क्या हो गया, क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि बाकी के क्लोन कहाँ पे हैं? ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या तुम्हें लगता है कि स्मेल करके वो सभी क्लोन को ढूंढना पॉसिबल है, या फिर तुम्हें ये लगता है कि मैं कोई डॉग हूँ? ये बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है, हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। हम बहुत ही लंबे समय से ढूंढ रहे हैं पर हम उस समय के ब्रेथ को भी सेंस नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ कि कोई दूसरा मेथड यूज करो। ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन गुस्सा करते हुए कह रही होती है, ये तुम किस तरह का सजेशन दे रहे हो? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? वो दोनों ये सब कुछ को लेकर आर्ग्यू कर ही रहा होता है पर अचानक से बुचन का नजर बूमिंग की तरफ जाता है और वहीं पर मैं बूमिंग को दिखाती है। वो कंटिन्यूअसली पीछे देख रही होती है। ये देखने के बाद बुचन कह रहा होता है, बूमिंग क्या हुआ है, तुम कंटिन्यूअसली उस डायरेक्शन पे क्यों देख रही हो? ये बातों को सुनने के बाद बूमिंग एक्साइटेड होते हुए कह रही होती है, डैड अब समंदर की उस किनारे जाइए, वहीं पे मैं ग्रैंडमा की सेंट महसूस कर पा रही हूँ। तभी सीन शिफ्ट है, मैं समंदर के दूसरे किनारे को दिखा होता है और वहीं पे हम हीरो नंबर 3 को देखते हैं। वो एक लॉबस्टर को पकड़ के खाना बना रही होती है और तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उसके पीछे एक बंदा आ जाता है और ये हीरो नंबर 4 है। वो हीरो नंबर 3 को कह रहा होता है, जाओजिन तुम इस तरीके से मॉन्स्टर को नहीं खा सकती हो, ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है। और सबसे बड़ी बात, इस दुनिया में कोई भी लड़की नहीं है जो मॉन्स्टर खाती है। वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है पर अचानक से हमें दिखा होता है कि उसके पीछे बूमिंग आ जाती है और बर्ड से लॉबस्टर को पकड़ के एक ही बार में पूरी तरीके से निगल लेती है। और वही सामने की ये नजरा को देखने के बाद हमें हीरो नंबर 3 और हीरो नंबर 4 को दिखा होता है। वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, सर से पसीना आ रहा होता है। वहीं पे हीरो नंबर 4 हीरो नंबर 3 को कह रहा होता है, मुझे माफ करना, मैंने अभी जो कहा वो मैं वापस ले रहा हूँ। फिर वो अचानक से बूमिंग की तरफ अपने बंदूक पॉइंट करते हुए कह रहा होता है, सिर्फ एक मॉन्स्टर ही है जो मॉन्स्टर को खा सकता है। उसके बाद ही वो बूमिंग के ऊपर अटैक कर देता है पर हमें बूमिंग को दिखाती है वो बहुत ही आसानी के साथ उस अटैक को डॉज कर दिया होता है। तभी हीरो नंबर 4 को अटैक करता हुआ देखने के बाद हीरो नंबर 3 कह रही होती है, अरे क्या तुम पागल हो चुके हो, एक बच्ची को अटैक क्यों कर रहे हो? ये बातों को सुनने के बाद हीरो नंबर 4 कह रहा होता है, कम ऑन तुम उसकी अपीयरेंस को देख के बुद्धू मत बनो, ये लड़की एक मॉन्स्टर है। मैं एक डीमन हंटर होने के नाते महसूस कर सकता हूँ कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। अगर हम हेड ऑन फाइट करते हैं तो हमारे जीतने का कोई चांस ही नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद हीरो नंबर 3 कह रही होती है, तुम क्या सोचते हो ये मैटर नहीं करता है, और तुम्हारी बातों का मतलब क्या है? अगर मैं मॉन्स्टर खा रही हूँ तो क्या इसका मतलब तुम्हारी नजरों में मैं भी मॉन्स्टर हूँ? ये बातों को सुनने के बाद हीरो नंबर 4 कह रहा होता है, क्या ये सच नहीं है? तुम पहले वाली जावजेन नहीं हो, मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। तुम उसकी शैडो हो, तुमने उसे बहुत पहले रिप्लेस कर दिया है, तुम बहुत पहले मेरी हंटिंग लिस्ट पे आ चुकी हो। पर ये सब कुछ करने का भी टाइम नहीं है, हमें एक साथ मिलकर सबसे पहले एविल गॉड की मिशन को कंप्लीट करने की जरूरत है। फिर उसके बाद वो बूमिंग की तरफ मुड़ते हुए कह रहा होता है, हे बच्ची तुम अकेले यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हारी पेरेंट्स कहाँ पे हैं? ये बातों को सुनने के बाद बूमिंग कह रही होती है, मैं नहीं बताऊंगी, मेरी मॉम कहती कि मैं जिस अंकल को नहीं जानती हूँ उसके साथ बात नहीं करना चाहिए। बूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हीरो नंबर 4 वहां से जाते हुए कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि ये बच्ची हमारे साथ फाइट नहीं करना चाहती है। हीरो नंबर 3 चलो चलते हैं, हमारे पास मिशन है, उस मिशन को कंप्लीट करने की जरूरत है। फिर उसके बाद ही वो दोनों ही वहां से चला जाता है। तभी उन दोनों के वहां से जाने के बाद ही हमें दिखाते कि अचानक से उस जगह पे बुचन और एविल गॉड सवेरा आ जाती है। वहीं पे बुचन कह रहा होता है, बूमिंग तुम अचानक से यहाँ पे क्यों आ गई? ये बातों को सुनने के बाद ही हम बूमिंग को देखते, वो बुचन को हक करने के लिए बुचन की तरफ दौड़ के जाते हुए कह रही होती है, डैड डैड। ये देखने के बाद हम बुचन को देखते, वो बूमिंग को अपनी गोद पे उठा लिया होता है पर तभी साइड पे हमें एविल गॉड सवेरा को दिखाती है। वो बुचन को कह रही होती है, वो हीरो कहाँ पे है जो गॉडेस की एबिलिटी को कॉपी कर सकती है? ये बातों को सुनने के बाद ही बुचन कह रहा होता है, समंदर के इस किनारे आने के बाद ही बूमिंग फ्रैगमेंट के लोकेशन सेंस नहीं कर पा रही है। बुचन की ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा कह रही होती है, देख के ऐसा लग रही है कि मेरी सभी क्लोन ने लेसन लर्न कर लिया है, पर समंदर की ये एरिया बहुत ज्यादा अजीब है, मैं इस जगह पे टाइम और स्पेस को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये जगह बाहर की दुनिया के टाइमलाइन से पूरी तरीके से अलग है। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है पर अचानक समय बूमिंग को दिखाती है, वो बुचन के गोद पे सो जाती है। ये देखने के बाद बुचन कह रहा होता है, ओह नो बूमिंग तो यहीं पे सो गई। ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा कह रही होती है, अच्छा ठीक है तुम बूमिंग को मुझे दो। फिर उसके बाद हम एविल गॉड सवेरा को देखते, वो बूमिंग को अपनी गोद पे उठाते हुए बुचन को कह रही होती है, तो मैं तुम्हें जो कहना चाहती हूँ, समंदर का ये किनारा एक टाइम लूप पे गिर चुका है,
तो इसलिए इस एरिया के जो कुछ भी चीजें हैं वो सब कुछ बाहर की दुनिया से पूरी तरीके से अलग है। ये बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है, इस तरह की जगह क्रिएट करने का मतलब क्या है? तभी बुचन की ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा कह रही होती है, मुझे कैसे पता? इस दुनिया को गाया ने क्रिएट किया है, तो तुम खुद जाके उसे पूछो। वैसे आगे इस तरह के प्रॉब्लम को डील करने के लिए भूमि को मत लेके आना, वो अभी बच्ची है, उसे रेस्ट करने की जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, रेस्ट करने के लिए आप भूमि को मेरे इनर वर्ल्ड पे लेके आ जाइए। वहीं पे बुचन की ये बातों को सुनने के बाद ही एविल गॉड सवेरा भूमि को लेके बुचन के इनर वर्ल्ड के अंदर एंटर कर जाती है। तभी एविल गॉड सवेरा के वहां से जाने के बाद ही बुचन खुद ही खुद से कह रहा होता है, मुझे याद है गेम खेलते समय मैंने एक बार इस जगह पे एंटर किया था। ये जगह पूरी तरीके से अभिशाप से भरा हुआ है, अगर कोई एक बार इस जगह पे एंटर कर जाता है तो वो कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। यहाँ तक कि गेम पे हाई लेवल प्लेयर भी एंटर करने के बाद कभी बाहर नहीं आ पाया था। पर अब मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे कोई अभिशाप नहीं है बल्कि टाइम लूप है। पर गेम पे मैंने भी एक बार इस जगह पे एंटर किया था, पर किस्मत से गेम पे बग रहने के कारण मैंने इस जगह से निकल पाया था। वैसे इस दुनिया पे आने के बाद मैं कभी भी डीप सी गॉडेस के बारे में नहीं सुना है, शायद वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती है, पता नहीं वो अभी किस हालत पे है। तभी सीन शिफ्ट है, हमें समंदर के नीचे का सीन दिखाता है। वहीं पे हम उस मार्मेट को देखते, वो अचानक से गॉडेस ऑफ लव और गॉडेस ऑफ हार्मोनी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया होता है। फिर उसके बाद ही धीरे धीरे वहीं पे बहुत सारे मार्मेट आ जाती है और वो सभी उन दोनों गॉडेस को घेर लिया होता है। ये देखने के बाद गॉडेस ऑफ लव कह रही होती है, यहाँ पे चल क्या रही है, वो सभी हम सभी के ऊपर अटैक क्यों कर रही है? और सबसे बड़ी बात, मैं पानी के नीचे मेरी फुल पावर को यूज नहीं कर पा रही हूँ। फिर उसके बाद वो अपने सामने रहे मार्मेट के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, हे अगर तुम इस तरह से कंटिन्यूअसली अटैक करती रहती हो तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो सकती है, जल्दी से तुम तुम्हारी गॉडेस को बुलाओ। तभी गॉडेस ऑफ लव की ये बातों को सुनने के बाद एक मार्मेट कह रही होती है, मैं तुम्हें बहुत पहले कह चुकी हूँ, हमारी गॉडेस मर चुकी है और तुम सभी फॉल्स गॉड, तुम सभी को भी मर जाना चाहिए। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि साइड से वो सभी मार्मेट के ऊपर कोई अटैक कर देता है और वो अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि डीप सी की यंग गॉडेस रहती है, नाम है आरोही और वो रायलिथ सिटी के रूलर है। वो अपनी खुद की रीइंकार्नेशन में मुक्ति पाने के लिए अकेली 100 सालों से इंतजार कर रही है। फिर उसके बाद ही हम डीप सी गॉडेस आरोही को देखते हैं, वो अपने सभी सबऑर्डिनेट को कमांड देते हुए कह रही होती है, मैं गॉडेस के नाम पे तुम सभी को कमांड दे रही हूँ, फ्यूचर के लिए फाइट करो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ो। तभी डीप सी गॉडेस की ये बातों को सुनने के बाद हमें गॉडेस ऑफ हार्मोनी और गॉडेस ऑफ लव को दिखाती है। वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रही होती है, अरे रुक जाओ, हम सरेंडर करते हैं, क्या ये लड़की हमारी लाइफ और डेथ को लेकर परवाह नहीं करती है? तभी सीन शिफ्ट है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम डीप सी गॉडेस की प्लेस को देखते हैं और उसी जगह पर हमें डीप सी गॉडेस को दिखाती है। वो हंसते हुए किसी को कह रही होती है, ओह ये तो गॉडेस ऑफ लव और गॉडेस ऑफ हार्मोनी है, बहुत ही लंबा समय हो चुकी है जो हम एक दूसरे से नहीं मिले हैं। पर हमें गॉडेस ऑफ लव को दिखाती है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुमने अभी अभी हमें मारने का कोशिश किया, डैम इट, मुझे जाने दो, मैं अभी इसके साथ डील करती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हमें पीछे रहे गॉडेस ऑफ हार्मोनी को दिखाती है। वो गॉडेस ऑफ लव को पकड़ते हुए कह रही होती है, अरे तुम शांत हो जाओ, वो मजाक कर रही थी यार, एक गॉडेस ऑफ लव जेंटल काइंड होना चाहिए, पर ये मुझे गॉडेस ऑफ लव नहीं लग रही है। फिर उसके बाद ही हम गॉडेस ऑफ हार्मोनी को देखते हैं। वो डीप सी गॉडेस को कह रही होती है, मैं थोड़ी शॉक हो गई थी, वो सभी मार्मेट क्यों कह रही थी कि तुम्हारी मौत हो चुकी है? ये बातों को सुनने के बाद डीप सी गॉडेस कह रही होती है, वेल वो असल में फॉर्मर डीप सी गॉडेस मेरी मदर के बारे में बात कर रही थी, वो सभी लास्ट इरा पे मेरी मदर की फॉलोअर थी। ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ लव थोड़ी शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रही थी कि क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकती है, प्रीवियस गॉडेस 1000 साल पहले थी तो उसकी फॉलोअर अभी भी जिंदा कैसे रह सकती है? ये बातों को सुनने के बाद डीप सी गॉडेस कह रही होती है, ये बहुत ही दुख की बात है कि वो सभी अभी भी जिंदा है, और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर तुम उस सभी को मार देती हो तो वो सभी फिर से जिंदा हो जाएगी। वो सभी 1000 साल समय से बंधा हुआ है, मेरी मदर के समय से। तुम कह सकते हो कि वो सभी कॉर्ड्स अनडेड है, क्योंकि वो सभी की जिंदगी का कोई अंत नहीं है, चाहे तुम उस सभी को कितनी बार मार दो, वो सभी फिर से जिंदा होकर लौट आएगा। तभी ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ लव कह रही होती है, क्या टाइम और स्पेस अनडेड? तुमने ये सब कुछ के बारे में लास्ट टाइम मदर को तो रिपोर्ट नहीं किया था। वहीं पे गॉडेस ऑफ लव की ये बातों को सुनने के बाद डीप सी गॉडेस कह रही होती है, हेवेली रिलम कॉन्फ्रेंस तो लगभग हजारों साल पहले हुई थी, तुम्हें शायद पता होना चाहिए कि प्रीवियस जनरेशन की डीप सी के लोग किस तरह के सफर किया था। वो एक ऐसा ही रहा था जहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं था और ना ही कोई सनशाइन था। समय ने हम सभी को छोड़ दिया था, दूसरे दिन हर किसी की मेमोरी रीसेट हो जाता था, किसी को भी कुछ भी याद नहीं रहता। पर मेरी मदर प्रीवियस जनरेशन के गॉडेस, वो खुद को सैक्रिफाइस करके इस सभी सब को तोड़ दिया था। ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ हार्मोनी कह रही होती है, अगर मैं सही हूँ तो ये अभिशाप फिर से एक्टिवेट हो चुकी है ना? वहीं पे डीप सी गॉडेस कह रही होती है, हाँ एकदम सही कहा, गॉडेस ऑफ क्रिएशन के मौत के बाद ये दुनिया पूरी तरीके से अनस्टेबल हो चुकी है, उसके साथ ही साथ ये अभिशाप फिर से एक्टिवेट हो चुका है। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रही होती है, पर अचानक से हम साइड पे गॉडेस ऑफ लव को देखते हैं। वो गॉडेस ऑफ हार्मोनी को कह रही होती है, अरे रुक जाओ, तुम्हें ये सब कुछ के बारे में इतना कैसे पता? ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ हार्मोनी कह रही होती है, जब मैं एल्फ ट्राइब पे थी तब सीनियर तिफनिया मुझे पास्ट के बारे में सब कुछ डिटेल्स में बता रही थी, अगर हम इस सभी सबको तोड़ नहीं पाते
तो हम कभी भी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वहीं पे गॉडेस ऑफ हार्मोनी की ये बातों को सुनने के बाद डीप सी गॉडेस कह रही होती है, सिटी के बाहर जो बैरियर है वो अभी सबको रोक सकती है, तो इसलिए तुम दोनों जब तक मेरी टेरिटरी पे हो तब तक तुम दोनों सेफ हो। तभी ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ लव चैन की सांस लेते हुए कह रही होती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम उस बास्टर्ड हीरो से छुपने की कोशिश कर रहे थे, तो इसलिए अगर हम कुछ दिन के लिए यहाँ पे रह सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे भी बुचेन उस ब्रेव हीरो का पीछा कर रहा है, तो इसलिए चाहे प्रॉब्लम कितना भी बड़ा हो, जब तक बुचेन है तब तक प्रॉब्लम बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। पर तभी अचानक से हमें डीप सी गॉडेस को दिखाती है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपनी जगह से उठते अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, वो बंदा कहाँ पे है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ बुचेन को दिखाता है, वो समंदर के नीचे आ गया होता है। वो सामने किसी की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, ओ मिल चुका है, मिल चुका है। फिर हमें दिखा था कि वो जिसको देख के बात कर रहा होता है उसके सामने कोई और नहीं बल्कि गॉडेस ऑफ हार्मोनी की क्लोन रहती है। और ये देखने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन कह रही होती है, अरे रुक जाओ, यहाँ पे कुछ गलत है, ये गॉडेस ऑफ हार्मोनी नहीं है, इसकी स्किन कलर थोड़ी डार्क है। ये बातों को सुनने के बाद बुचेन कह रहा होता है, अरे तुम क्या कह रही हो, इस पर दिक्कत क्या है, मैं भी बहुत ही लंबे समय से बीच पे घूम रहा था और यही कारण मेरा भी स्किन कलर डार्क हो चुका है, तो ये पे दिक्कत क्या है। ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन चिल्लाते हुए कह रही होती है, अरे क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम पहले ध्यान से देखो, ये गॉडेस ऑफ हार्मोनी नहीं है, और सबसे बड़ी बात उसकी ब्लैक स्किन कलर धीरे धीरे गायब होते जा रही है। वहीं पे एविल गॉड सवेरा की क्लोन की ये बातों को सुनने के बाद बुचेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे तुम ये कैसे कह सकती हो, तुम किसी भी पर्सन के स्किन कलर को लेकर इंसल्ट नहीं कर सकती हो, ये एक बहुत ही बड़ा अन्याय है। फिर उसके बाद ही बुचेन गॉडेस ऑफ हार्मोनी के पास आके गॉडेस ऑफ हार्मोनी के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, चलो मुझे फॉलो करो, हम एक साथ मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और हमें गॉडेस ऑफ हार्मोनी को दिखाती है, वो बुचेन को इतनी जोर से मारती है कि बुचेन दूर जाके गिरता है। ये देखने के बाद बुचेन कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है, अरे तुम मुझे पीट क्यों रही हो। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि बुचेन के आंखों के सामने एक ब्लर आ जाता है। और ये देखने के बाद वो शौक होते हुए कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, मेरे आंखों के सामने ब्लर क्यों आ चुका है। अगर इस तरह से कंटिन्यू चलता रहता है तो आने वाले फ्यूचर में मैं लड़कियों की तरफ कैसे दिखने वाला हूँ। और वही साइड पे हमें एविल गॉड सवेरा की क्लोन को दिखाती है। वो बुचेन की हालत को देखने के बाद जोर जोर से हंसने लगती है। वो हंसते हुए कह रही होती है, ये तुम्हें बहुत ही बढ़िया सूट किया है, तुम इस तरह के पनिशमेंट डिजर्व करते हो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, सेम टाइम पे रायलिथ सिटी को दिखाता है और वहीं पे हम डीप सी गॉडेस को देखते हैं। वो गॉडेस ऑफ हार्मोनी और गॉडेस ऑफ लव को बांध दिया होता है। और ये देखने के बाद गॉडेस ऑफ लव कह रही होती है, आरोही तुम्हें क्या करने जा रही हो। ये बातों को सुनने के बाद आरोही कह रही होती है, चिंता मत करो, जब तक तुम दोनों मेरे रास्ते पे नहीं आती हो तब तक मैं तुम दोनों को कुछ नहीं करूंगी। ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ हार्मोनी कह रही होती है, हाँ मैं मानती हूँ कि बुचेन एक स्कैमबाग है, पर तुम्हारी रिवेंज को लेने के लिए अभी ये समय नहीं है, तुम क्या करने जा रही हो। ये बातों को सुनने के बाद डीप सी गॉडेस अपनी गहरी अदा के साथ कह रही होती है, क्या करने जा रही हूँ, जरूर मैं उसे पूरी तरीके से निचोड़ लूंगी। तुम समझ नहीं सकती हो कि इस मोमेंट के लिए मैं कितनी लंबे समय से इंतजार कर रही हूँ। तभी डीप सी गॉडेस की ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ हार्मोनी कह रही होती है, एक रूमर है कि कहा जाता है कि डीप सी लोगों के सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आज खुद की आंखों से देखने के बाद मुझे विश्वास हो गया है कि ये सच है। ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ लव शॉक होते कह रही होती है, क्या सच में, पर क्यों। वहीं पे गॉडेस ऑफ हार्मोनी कह रही होती है, कहा जाता है कि डीप सी लोगों की जीन्स असल में डॉल्फिन के पास से आया है। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रही होती है, पर अचानक से हम सामने डीप सी गॉडेस को देखते हैं। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम दोनों किस तरह की चीजों को लेकर बात करती हो, ये सब कुछ को लेकर मैं बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। मैं सिर्फ मेरी लवर के साथ मेट करना चाहती हूँ और उसके बच्चे का जन्म देना चाहती हूँ। मैं 1000 साल की हो चुकी हूँ, क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि मैंने कितने ह्यूमिलेशन सहन किया है। जब हमारी रिलेशनशिप हनीमून तक पहुंच गई थी, मैं सोच रही थी कि मेरी पहली बार मेरी लवर को दूंगी, पर क्या तुम्हें पता है उस समय उसने क्या किया था। वो पूरी रात मुझे अकेला छोड़ के साइड पे गेम खेल रहा था, और जब मैं सोच रही थी कि कुछ घंटा इंतजार करने के बाद वो मेरे साथ मेट करने के लिए आएगा, तब उस समय वो अचानक से वहां से जाने लगा, जाते हुए कह रहा था कि मैं भी तुम्हें टच करना चाहता हूँ, और मैं तुम्हारी जैसी एनपीसी कैरेक्टर के गर्दन के नीचे टच नहीं कर सकता हूँ। उस बास्टर्ड मॉर्निंग स्टार की वो सब कुछ बातों को सुनने के बाद मुझे कुछ भी समझ में नहीं आई थी। मैं सोच रही थी कि वो कहना चाहता है कि शादी के बाद वो मेरे साथ मेट करेगा, पर क्या तुम्हें पता है अंत में क्या हुआ। उस बास्टर्ड ने मेरे वेडिंग रिंग को लेकर भाग गया। अब वो बास्टर्ड एक बार मेरे सामने आ जाए, मैं उसे पूरी तरीके से निचोड़ लूंगी, एक भी ड्रॉप नहीं छोड़ूंगी। तभी डीप सी गॉडेस की ये बातों को सुनने के बाद हमें सामने बैठे गॉडेस ऑफ लव को दिखाती है। वो डीप सी गॉडेस को शांत करवाते हुए कह रही होती है, हमने भी इस तरह की सिचुएशन एक्सपीरियंस किया है, तो इसीलिए तुम्हारी फीलिंग्स को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ, पर अभी ये सब कुछ करने के लिए समय नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद साइड पे गॉडेस ऑफ हार्मोनी कह रही होती है, हाँ एकदम सही कहा, अभी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है कि कार्ड्स को कैसे तोड़ना है। जब हम एक बार यहाँ से निकल जाएंगे तब उस समय तुम बुचेन के साथ जो चाहे वही कर सकती हो। और हमें डीप सी गॉडेस को दिखाती है, वो अपनी ही धुन में खोई रहती है, वो सिर्फ इंतजार कर रही होती है कि वो कब बुचेन के साथ मेट करने वाली है। और उसकी ये हालत को देखने के बाद गॉडेस ऑफ लव कह रही होती है, ओह नो, वो तो हमारी बातों को ही नहीं सुन रही है। देख के ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले हमें बुचेन को ही सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ बुचेन को दिखाता है, वो गॉडेस ऑफ हार्मोनी के क्लोन के साथ पैदल चल रहा होता है। फिर उसके बाद बुचेन कह रहा होता है, उफ
हैंडसम और पॉपुलर होना सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। जरूर कोई ब्यूटीफुल लड़की मुझे मिस कर रही होगी। ये बातों को सुनने के बाद साइड पर एविल गॉड सवेरा की क्लोन हंसते हुए कह रही होती है, पर ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है। वो लड़की चाहे कितनी भी हॉट और ब्यूटीफुल हो, तुम्हारी नजरों में वो ब्लर है और ये तुम डिजर्व करते हो। और वैसे भी तुम बैड हीरो को चेस कर रहे थे, पर अब तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे आंखों के सामने ये ब्लर को कैसे हटाना है। सच में तुम कोई हीरो नहीं हो, बल्कि तुम्हारे माइंड पूरी तरीके से लूस्ट से भरा हुआ है। ये बातों को सुनने के बाद बुचेन कह रहा होता है, काम मान तुम वहीं पे चुप हो जाओ। हीरो को भी स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत पड़ता है, और लड़कियों के बिना मैं खुद को हील कैसे करूंगा? और अगर मैं खुद को हील नहीं करता हूँ तो मैं डेविल को कैसे हराऊंगा? और इस दुनिया में हर एक प्रॉब्लम का सॉल्व होता है। वैसे सबसे पहले गॉडेस ऑफ हार्मोनी की क्लोन को हमारे साथ रख लो। जब एक बार उस ब्रेव हीरो की कॉपी करने की एबिलिटी खत्म हो जाएगी, तब उस समय ये काम पे आएगी। ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन कह रही होती है, क्या सच में? पर मुझे लग रही है कि तुम सिर्फ चाहते हो कि तुम्हारी आंखों के सामने जो ब्लर है वो गॉडेस ऑफ हार्मोनी रिमूव करने के लिए तुम्हें मदद करे, है ना? एविल गॉड सवेरा की क्लोन की ये बातों को सुनने के बाद बुचेन कह रहा होता है, जरूर, अगर मेरी आंखों के सामने रहे ब्लर को नहीं हटाता हूँ तो आने वाले फ्यूचर में मैं मेरे सभी वाइफ्स के साथ मजे कैसे करने वाला हूँ। बुचेन ये सब कुछ कहते हुए आगे बढ़ता है, पर अचानक से उसका नजर सामने जाता है। वो सामने देखते हुए कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, सामने ब्लर किया हुआ 2 पर्सन को देख रहा हूँ, चलो उन दोनों से ही डायरेक्शन को पूछ लेते हैं। पर तभी अचानक से बुचेन को यहाँ पे देखने के बाद एक लड़की शॉक होते कह रही होती है, अरे क्या मैं सही दिख रही हूँ? क्या ये आदमी मॉर्निंग स्टार है? ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरी लड़की कह रही होती है, हाँ यही मॉर्निंग स्टार है, उसका फोटो वांटेड पोस्टर पे है जो अभी अभी रिलीज हुआ है। फिर उसके बाद ही वो दोनों लड़कियां बुचेन को घेर लिया होता है और बुचेन को गॉड से ऑब्जर्व करते हुए कह रही होती है, चलो मुझे देखने दो, ओ माय गॉड इसका मसल तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरी लड़की कह रही होती है, वाह ये आदमी तो मेरी हस्बैंड से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है। तभी उन दोनों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद बुचेन कह रहा होता है, दोनों यंग लेडीज मुझे लेके ये सब कुछ बातें सोचती है, ये सुन के मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, पर मेरी आंखों के सामने ब्लर है तो मैं कुछ भी नहीं दिख सकता। ये बहुत ज्यादा दुख की बात है कि मैं तुम दोनों की हॉट बॉडी को नहीं देख पा रहा हूँ। मेरी वाइफ को मैंने गुस्सा दिला दिया है तो उसने मेरी आंखों के सामने ब्लर कर दिया है। वैसे ये वांटेड लिस्ट क्या है जो अभी दोनों यंग लेडी ने मेंशन किया है? ये बातों को सुनने के बाद एक लड़की कह रही होती है, हम आपको नहीं बताएंगे, माफ करना, अगर हम इस न्यूज को लीक कर देते तो लेडी आरोही गुस्सा हो जाएगी। फिर उसके बाद वो दोनों लड़कियां वहां से चली जाती है। तभी उन दोनों को वहां से जाता हुआ देखने के बाद बुचेन मन ही मन में कह रहा होता है, क्या वांटेड लिस्ट? और गेम पे मेरे ऊपर आरोही की फेवरेलिटी तो मैक्स हो गई थी, पर अब वो मुझे मरना क्यों चाहती है? फिर उसके बाद ही बुचेन ये सब कुछ इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगता है, पर अचानक से उसका नजर सामने जाता है और वही सामने हमें एक मिडिल एज बुड्ढे को दिखाता है। वो मिट्टी को खोद के कुछ छुपा रहा होता है। वही पे उस मिडिल एज बुड्ढे को देखने के बाद बुचेन कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, हमारे सामने एक अंकल है, चलो उसी से डायरेक्शन पूछते हैं। तभी सीन शिफ्ट है, तभी कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम उस अंकल को देखते हैं, वो बुचेन को कह रहा होता है, अच्छा तो तुम किसी से मिलने के लिए टेंपल पे जाना चाहते हो? पर तभी अचानक से हमें सामने एविल गॉड सवेरा की क्लोन और गॉडेस ऑफ हार्मोनी की क्लोन को दिखाती है। वहीं पे अंकल ने मिट्टी के नीचे जो कुछ भी छुपाया होता है वो खोद के बाहर निकाल लिया होता है, और वो सब कुछ चीजें कुछ और नहीं बल्कि किताब रहता है। तभी उन दोनों ने अपने छुपाया हुआ चीजों को बाहर निकाल लिया है। ये देखने के बाद अंकल चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे तुम दोनों दूसरों की चीजों को लेकर इस तरह से गड़बड़ी नहीं कर सकती हो, और सबसे बड़ी बात वो सब कुछ किताब बच्चों के लिए नहीं है। फिर उसके बाद वो बुचेन की तरफ मुड़ते हुए कह रहा होता है, हे क्या तुम उस बच्ची की पेरेंट हो? क्या तुम एक बच्चे की ख्याल नहीं रख सकते? एक बच्ची इस तरह की चीजें कैसे देख सकती है? ये बातों को सुनने के बाद बुचेन कह रहा होता है, वेल वो चाइल्ड मेरी मदर इन लॉ है और उसकी उम्र कई मिलियन साल है। ये बातों को सुनने के बाद वो अंकल तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, उसके पूरे शरीर पे पसीना आ रहा होता है। वो अपनी कांपते आवाज में कह रहा था कि क्या, क्यों, ऐसा कैसे हो गया? तो तुम्हारा फैमिली इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? गेस करना मुश्किल हो चुका है कि कौन क्या है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम बुचेन को देखते हैं, वो डिटेल्स में बता दिया होता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है। और ये बातों को सुनने के बाद अंकल कह रहा होता है, ओ तो तुम डीप सी गॉडेस से मिलना चाहते हो, पर डीप सी गॉडेस को तुम्हारे जैसे बंदे के साथ मिलने के लिए टाइम नहीं है, तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। ये बातों को सुनने के बाद बुचेन कह रहा होता है, कम ऑन अंकल, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप जल्दी से जाइए और उसे बताइए कि उसके हस्बैंड उससे मिलने के लिए आया है। मैं गारंटी देता हूँ कि वो हर बारी के साथ मुझसे मिलने के लिए आ जाएगी। ये बातों को सुनने के बाद अंकल थोड़ी सीरियस हो जाता है। वो अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, ओ क्या सच में? पर मुझे याद क्यों नहीं है कि मेरे पास तुम्हारा जैसा एक सॉन इन लॉ है। ये बातों को सुनने के बाद बुचेन थोड़ा शॉक हो जाता है। शॉक होते करते कि क्या सॉन इन लॉ? क्या ये हो सकता है कि आप मेरे फादर इन लॉ है? ये बातों को सुनने के बाद वो अंकल चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मुझे फादर करके बिल्कुल भी मत बुलाना, तुम्हारे जैसा सॉन मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद बुचेन कह रहा होता है, कौन आपके सॉन है? मैं आपके सॉन इन लॉ हूँ। साला ये बुड्ढा मेरे ऊपर सिचुएशन का फायदा उठा रहा है।
पर तभी अचानक से हम अंकल को देखते वो बूचन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। पर हमें बूचन को दिखा था वो बहुत ही आसानी के साथ उस अटैक को डॉज कर दिया होता है। पर उस अटैक के कारण बूचन के आंखों के सामने जो ब्लड था वो हट जाता है। ये देखने के बाद बूचन खुश होते हुए कह रहा होता है, ओह अब मैं फाइनली देख सकता हूँ। पर तभी सामने रहे वो अंकल अपने गंभीर आवाज में बूचन को कह रहा होता है, तुम जरूर मॉर्निंग स्टार हो, वही बंदा जो पास्ट में मेरी डॉटर को चोट पहुंचाया था। अब जब तुमने एंगेजमेंट को तोड़ दिया था तो तुम बेशरम की तरह फिर से यहाँ पे क्यों आ गए। तभी हमें फाइनली बताया जाता है कि इस अंकल की क्या आइडेंटिटी है। ये किलार हुइल है, फॉर्मर डीप सी गॉडेस की हस्बैंड और यंग डीप सी गॉडेस आरोही की फादर है। कहा जाता है कि ये किलार हुइल डीप सी क्लैन के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है। इसका मार्डरस मार्शल आर्ट एकदम टॉप नॉच है। फिर उसके बाद ही हम बूचन को देखते हैं। वो किलार हुइल की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद कह रहा होता है, अंकल आप ऐसा मत कीजिए, नहीं तो आपकी खुद की डॉटर आपको नफरत करना शुरू कर देगी। ये बातों को सुनने के बाद वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तो क्या होगा, ये तो बेहतर हो जाएगा कि फूफू कभी शादी ना करे। इस तरीके से कोई बैड गाय उसे कभी भी धोखा नहीं दे पाएगा। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, कम ऑन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे गलतफहमी हुआ है और आरोही को मैंने जो प्रॉमिस किया था वही प्रॉमिस को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आप एक मैन हैं तो आप मुझे समझ सकते हैं। पर हम उस अंकल को देखते हुए अचानक सामने पास से पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए अपने गंभीर आवाज में बूचन को कह रहा होता है, बच्चे तुम बहुत ज्यादा बातें करते हो, अगर ऐसी बात है तो चलो मैन टू मैन ड्यूएल करते हैं। पर तुम मुझे दोष मत देना क्योंकि मैं मेरे बेस्ट देने का कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे रेस के फ्यूचर का बात हो रहा है। ये बातों को सुनने के बाद हम बूचन को देखते हैं। वो अपने ऑरा को एक्टिवेट करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम बैटल को अवॉइड नहीं कर सकते। तभी बूचन के ऑरा एक्टिवेट हो जाने के बाद ही सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दूसरी तरफ डीप सी गॉडेस को दिखाती है। वो बूचन के ऑरा को महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कहती कि क्या ये तो उसका ऑरा है। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें बूचन को दिखाता है वो अपने फादर इन लॉ से फाइट करने के लिए एक टॉर्नेडो टेक्निक यूज करते हुए कह रहा होता है, फादर इन लॉ अब तैयार हो जाइए। ये बातों को सुनने के बाद हम किलर हुइल को देखते हैं। वो अपने पास से पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, डैम इट, मेरी फूफू को कभी भी तुम्हारी हाथों पे मैं हैंड ओवर नहीं करूंगा। फिर उसके बाद ही वो दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। जब उन दोनों का सिर एक दूसरे से टकराता है तभी किलर हुइल टेक डाउन हो जाता है। वो बेहोश होते मनी मन में कह रहा होता है, डैम इट, इस बंदे का अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। पर तभी अचानक से उसे अपनी डॉटर की बातें याद आता है। वो मनी मन में कह रहा होता है, क्या अब मैं मेरे डॉटर को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, क्या मजाक है। फिर उसके बाद वो अचानक से बूचन के चेहरे को पकड़ने के बाद वो बूचन के माथे पे अपने सिर से बहुत जोर से हिट करता है और वो अटैक पावर इतना ज्यादा रहता है कि उस जगह पे एक बहुत ही पावरफुल शॉक वेव क्रिएट होता है। पर हमें दिखाया जाता है कि उस अटैक के कारण अंकल का माथे पे बहुत बड़ा बॉल बन गया होता है। वो बेहोश होने लगता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, बेंचो ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैसा हो सकता है। ये देखने के बाद बूचन कह रहा होता है, हेलो मोसी मोसी, क्या आप सही है। पर हम उस अंकल को देखते वो ऑलरेडी बेहोश होकर धर्म से जमीन पे गिर जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वही हम अंकल को देखते वो अपने होश पे आता है। तभी उसे होश पे आता हुआ देखने के बाद हमें सामने रहे बूचन और आरोही को दिखाती है। वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं पे आरोही कह रही होती है, डैड क्या आप सही है, क्या आपको याद है कि मैं कौन हूँ। ये बातों को सुनने के बाद वो किलर हुइल कह रहा होता है, कम ऑन, मैं कोई पागल नहीं हूँ कि मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो। फिर उसके बाद ही वो बूचन को कह रहा होता है, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। मैंने रियोमार पे जितना सुना था उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग। मैंने कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि अभी भी कोई है जो मुझे हेड टू हेड कॉम्बैट पे हरा सकता है। फिर उसके बाद ही वो अपने गहरा सांस छड़ते हुए अपने डॉटर डीप सी गॉडेस को कह रहा होता है, फूफू मॉर्निंग स्टार के साथ तुम्हारी मैरिज पे मैं राजी हूँ। ये बातों को सुनने के बाद डीप सी गॉडेस आरोही तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रही होती है, क्या सच में। पर आप तो हमेशा इस मैरिज के खिलाफ थे। आप कहते थे कि बूचन कोई अच्छा इंसान नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद किलर हुइल कह रहा होता है, तुम बुद्धू मत बनो, तुम्हारी डैड सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था, पर अब मैं एक बुढ़ा बन चुका हूँ जो एक बच्चे को भी पीट नहीं सकता हूँ। पर तभी अचानक से हम आरोही को देखते हैं। वो अपनी डैड की इमोशनल बातों को टोटली इग्नोर करते हुए बूचन को वहां से ले जाते हुए कह रही होती है, बूचन चलो चलते हैं। हजारों साल पहले हमने जो कुछ भी नहीं किया था आज हम वो सब कुछ करने वाले हैं। वहीं पे अपनी डॉटर की ये सब कुछ हरकतों को देखने के बाद हमें साइड पर एक किलर हुइल को दिखाता है। वो पत्थर बन जाता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, फूफू प्लीज रुक जाओ, तुम तुम्हारी डैड की सभी इमोशनल बातों को सुन तो लो जो मैंने स्क्रीन राइटर से रिसीव किया है। और हम आरोही को देखते वो अपने डैड की एक भी बातों को नहीं सुनती है और बूचन को सीधा वहां से लेके चली जाती है। तभी उन दोनों के वहां से जाने के बाद ही किलर हुइल एविल गॉड सवेरा की क्लोन को कह रही होती है, वैसे आप उस बंदे की मदर इन लॉ है ना, तो मैं आपको कैसे बुलाऊं। ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या तुम अंधे हो चुके हो, मैं फेमस एविल गॉड सवेरा हूँ। ये बातों को सुनने के बाद किलर हुइल कह रहा होता है, क्या फेमस एविल गॉड असल में इतनी छोटी है, यहाँ तक कि एक एविल गॉड भी ऐसी बन गई है, अब जरूर इस मॉर्निंग स्टार के कारण सफर किया होगा। ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन कह रही होती है, मेरे पास कोई भी लाइफ स्पैम नहीं है, मेरी लाइफ स्पैम इन्फिनिटी है, तो इसलिए तुम मुझे तुम्हारे साथ कंपेयर मत करो, मैं अभी भी यंग हूँ, तो इसलिए आज नहीं तो कल मैं उस बंदे को जरूर पीटूंगी। तभी एविल गॉड सवेरा की क्लोन की ये बातों को सुनने के बाद किलर हुइल कह रहा होता है, पर यहाँ पे दिक्कत क्या है,
वैसे हो सकता है कि वो बंदा थोड़ा स्कम्बाग है, पर उसका दिल बहुत ज़्यादा काइंड है। उसके साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और स्ट्रांग होने के बाद ही वो अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता है। एटलीस्ट फूफू को उसके हाथों पे सौंप के मैंने कोई गलती नहीं किया है, वो जरूर फूफू को प्रोटेक्ट करेगा। अगर मैं पास्ट पे उस समय इतना स्ट्रांग होता तो तुम्हें सेक्रीफाइस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, है ना मेरी चाइल्ड की मदर। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है में कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम गॉडेस ऑफ हार्मोनी और गॉडेस ऑफ लव को देखते हैं, जो सामने के कुछ नजारा को देखने के बाद थोड़ी शौक हो जाती है। वहीं पे गॉडेस ऑफ हार्मोनी कह रही होती है, हे तुम दोनों, ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद साइड पर गॉडेस ऑफ लव चिल्लाते हुए कह रही होती है, एकदम सही कहा, क्या तुम दोनों को हमारे सामने करने की कोई जरूरत है? अगर तुम्हें करना है तो तुम मुझे ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट करो। वहीं पे गॉडेस ऑफ लव की ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ हार्मोनी कह रही होती है, नहीं, अगर तुम ज्वाइन हो जाती हो तो सिचुएशन और भी ज्यादा चाउटिक हो जाएगी। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रही होती है, पर अचानक से हम सामने रहे बूचन को देखते हैं। वो आरोही को रोकते हुए कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, ये सब कुछ करने के लिए अभी टाइम नहीं है, हमें सीरियस मैटर को लेकर डिस्कस करने की जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद आरोही चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम ये क्या बकवास बातें कर रहे हो? तुमने मुझे पहले सीड्यूस किया, अब तुम भागना चाहते हो? तुम इतना क्रूएल कैसे हो सकते हो? मैं परवाह नहीं करती कि तुम किस रीजन से यहाँ पे आए हो। मैं 1000 सालों तक तुम्हारे लिए इंतजार किया है। जब तक मैं तुम्हें पूरी तरीके से निचोड़ नहीं लेती हूँ तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये बातों को सुनने के बाद वुचन कह रहा होता है, क्या मौन, मेरे बाकी के वाइफ्स के सामने मैं इस तरह के काम नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास इस तरह के टेस्ट नहीं है। भाई पे वुचन की ये बातों को सुनने के बाद आरोही ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, डीप सी ट्राइब के लिए वर्जिनिटी ग्रेजुएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है, और हमारी ट्राइब इस रिवाज को जनरेशन टू जनरेशन फॉलो करते आ रही है। इस रिवाज के हिसाब से हम जब वर्जिनिटी ग्रेजुएट करने वाले हैं, तब उस समय हमारे जितने सारे दोस्त हैं वो सभी साइड पे बैठ के हम सभी को ग्रेजुएट होते हुए देखने वाले हैं। तो इसीलिए उन दोनों को जरूर हम दोनों को मेट करते हुए देखना ही होगा। फिर उसके बाद ये आरोही जब वुचन के साथ मेट करने के लिए जा ही रही होती है, पर अचानक से हमें दिखा था कि उन दोनों के बीच में कोई अटैक कर दिया होता है, और वही अटैक के कारण आरोही पीछे खिसक आती है। ये देखने के बाद आरोही चिल्लाते हुए कह रही होती है, वो कौन है जो हमारी डीप सी ट्राइब के स्क्वाड रिचुअल पे इंटरफेयर करने का हिम्मत करता है? फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि गॉडेस ऑफ हार्मोनी की क्लोन रहती है। वो डीप सी गॉडेस आरोही को कह रही होती है, सच में डीप सी गॉडेस के लोग भलगर रेस है, तुम्हारी हरकतें दूसरे को देखने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, सभी को हार्मोनियस रहना चाहिए। और वहीं पे गॉडेस ऑफ हार्मोनी की क्लोन को अंदर आता हुआ देखने के बाद आरोही कह रही होती है, ये अंदर कैसा आ गई? ये बातों को सुनने के बाद वुचन कह रहा होता है, वेल मैंने उसे अंदर लेके आया हूँ। ये बातों को सुनने के बाद आरोही तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। वो शौक होते कह रही थी कि क्या तुम दुश्मन को अंदर क्यों लेके आई? ये बातों को सुनने के बाद वुचन कह रहा होता है, वो मेरी वाइफ की शैडो है, तो उसे अकेला छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं पे वुचन की ये बातों को सुनने के बाद आरोही तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, डैम इट, ये मैटर नहीं करता कि तुम कौन हो, अगर कोई भी सेरेमनी पे इंटरफेयर करने का हिम्मत करता है तो मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। फिर उसके बाद ही वो गॉडेस ऑफ हार्मोनी की क्लोन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, पर तभी इतना समय पीछे रहे वुचन को दिखा होता है। वो आरोही को रोकने के लिए आरोही के पैर को पकड़ लिया होता है, और वही कारण आरोही धर्म से जमीन पे गिरती है। और ये देखने के बाद आरोही वुचन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, अरे तुम क्या कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, मुझे जाने दो, मैं उस क्लोन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगी। ये बातों को सुनने के बाद वुचन कह रहा होता है, नहीं ये नहीं हो सकता है, मैं नहीं चाहता कि मेरी हर एक वाइफ्स एक दूसरे के साथ फाइट करें। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर आर्ग्यू कर ही रहा होता है, पर तभी हम पीछे रहे गॉडेस ऑफ हार्मोनी की क्लोन को देखते हैं। वो उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ही पावरफुल अटैक तैयार करने लगती है। ये देखने के बाद आरोही कह रही होती है, ओह नो, ये सही नहीं हो रही है, एक बहुत ही बड़ा आ रहा है। वहीं पे आरोही की ये बातों को सुनने के बाद वुचन कह रहा होता है, तुम ऐसी बातें मत करो जो लोगों को सुनने में अजीब लगे, और वैसे तुम मेरी पैंट को क्यों खोल रहे हो, मुझे जाने दो, मुझे पैंट को पहनने दो। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा होता है कि उस जगह पे एक डार्क आई अपेयर हो जाता है, और उस डार्क आई को देखने के बाद आरोही तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, बहुत ज्यादा पैनिक होने लगती है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, नहीं ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, क्या वॉइड फिर से वापस आ चुका है? आरोही की ये बातों को सुनने के बाद वुचन कह रहा होता है, व्हाट द हेल, ये घिनौना चीज असल में वॉइड है। वो अपनी बातें को खत्म कर पाता है उससे पहले ही वॉइड वुचन को अपने अंदर खींच लेता है। जब वो आंख खोलता है तब वो देखता है कि वो उसी जगह पे रहता है जिस समय वो पहली बार इस समंदर के गहराई पे एंटर किया था। वो आसपास के नजारा को देखते हुए कह रहा होता है, मैं फिर से यहाँ पे वापस कैसे आ चुका हूँ, क्या मैं टेलीपोर्ट हो चुका हूँ? वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से उसके साइड पे कोई धर्म से आके जमीन पे गिरता है। जब उस जगह से धूल हटता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि एविल गॉड सवेरा की क्लोन रहती है। और एविल गॉड सवेरा की क्लोन को यहाँ पे देखने के बाद वुचन कह रहा होता है, ओह ये तो सैंडविच सॉस है, क्या हुआ है, क्या हम फिर से टेलीपोर्ट हो चुके हैं? ये बातों को सुनने के बाद हम एविल गॉड सवेरा की क्लोन को देखते हैं। वो वुचन के माथे पे हिट करते हुए कह रही होती है, तुम बास्टर्ड, तुमने क्या किया है? ये बातों को सुनने के बाद वुचन कह रहा होता है, मैंने कुछ नहीं किया है, जब मैं मेरे सेंस पाया तब मैंने देखा कि मैं फिर से यहाँ पे वापस आ चुका हूँ। वहीं पे वुचन की ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन कह रही होती है, क्या टेलीपोर्टेशन? तुम्हें ये जितना सिंपल लग रहा है ये इतना भी सिंपल नहीं है। वैसे क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारी मेमोरी के साथ कोई दिक्कत है? ये बातों को सुनने के बाद वुचन कह रहा होता है,
नहीं, मुझे कुछ भी स्पेशल महसूस नहीं हो रहा है। यहाँ पे चल क्या रहा है? ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन कह रही होती है, अगर तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है तो ये अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि वो चीज तुम्हारे ऊपर इफेक्टिव नहीं है। अगर कोई भी वॉइड के कारण इफेक्टेड हो जाता है तो उसका जितना सारा मेमोरी है वो सब कुछ वॉइड निकाल लेती है। डीप सी ट्राइब के साथ पास्ट पे क्या क्या हुआ था वो सब कुछ मैंने क्लियर व्हील के पास से पता किया है। वो सभी बहुत ही लंबे समय से वॉइड के साथ फाइट करते आ रहा है और रिसेंटली वो सभी वॉइड के कंट्रोल से बाहर आ पाया है, पर अब इस मोमेंट पे वॉइड फिर से अपेयर हो चुका है, तो यही कारण सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। वहीं पे एविल गॉड सवेरा की क्लोन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वुचन कह रहा होता है, अगर एक शब्द में कहा जाए तो मैं सिर्फ अकेला हूँ जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन कह रही होती है, नहीं नहीं नहीं, तुम इस प्रॉब्लम का हैंडल नहीं कर सकते हो। ये बातों को सुनने के बाद वुचन कह रहा होता है, अच्छा तो कौन है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? तभी वुचन की ये बातों को सुनने के बाद हम एविल गॉड सवेरा की क्लोन को देखते हैं। वो अपनी छाती चौड़ा करते हुए कह रही होती है, जरूर ये मैं हूँ एविल गॉड सवेरा, मैं वॉइड को भी निगल सकती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद ही वुचन वहां से जाने लगता है, जाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं मेन बॉडी को बुलाता हूँ। और हम पीछे रहे एविल गॉड सवेरा की क्लोन को देखते हैं। वो वुचन को रोकते हुए कह रही होती है, अरे रुक जाओ, ये मैं भी कर सकती हूँ। मेन कैरेक्टर अभी बच्चे की ख्याल रख रही है, इस काम को मुझे ही करने दो। ये बातों को सुनने के बाद वुचन कह रहा होता है, वेल पता नहीं क्यों पर मुझे इस मोमेंट पे तुम बहुत ज्यादा इमेच्योर लग रही हो। मुझे फील हो रहा है कि तुम बहुत ज्यादा अनरिलायबल हो। तभी वुचन की ये बातों को सुनने के बाद ये एविल गॉड सवेरा की क्लोन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो वुचन के कॉलर को पकड़ते हुए कह रही होती है, तुम इस तरह के बचपना बातें कैसे कर सकते हो? मैं रियल एविल गॉड हूँ, मुझे वो लड़की यूनियन के साथ कंपेयर बिल्कुल भी मत करना। फिर उसके बाद ही वो खुद को शांत करते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें जो कहना चाहती हूँ कि इस प्रॉब्लम को मुझे ही सॉल्व करने दो। हो सकती है कि अभी मेरी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है, पर ये छोटी सी वॉइड को निकालना ये मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एविल गॉड सवेरा की क्लोन की ये बातों को सुनने के बाद वुचन कह रहा होता है, ओ तो तुम इस वॉइड को निकालना चाहती हो? देख के ऐसा लग रहा है कि ये वॉइड तुम्हारे लिए फायदेमंद है। अगर ऐसी बात है तो ये तुम्हारी किस तरह की एटीट्यूड है? अगर तुम इस वॉइड को निकालना चाहती हो तो मेरे सामने ठीक से गिर गिराओ, भीख मांगो, नहीं तो मैं रियल बॉडी को बुला लूंगा। वुचन की ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन वुचन के सामने भीख मांगते हुए कह रही होती है, प्लीज प्लीज वो वॉइड मुझे निकालने दो। तभी सीन शिफ्ट होता है समंदर के गहराई की दूसरे साइड को दिखाता है और वहीं पर हम हीरो नंबर 4 और हीरो नंबर 3 को देखते हैं। वो दोनों उस जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है और ये देखने के बाद हीरो नंबर 4 कह रहा होता है, हे ये चल क्या रहा है, हम फिर से यहाँ पे वापस कैसे आ गए? ये बातों को सुनने के बाद हीरो नंबर 3 कह रही होती है, चाहे जो भी हो, हमें जो करना चाहिए था हमने वो कर दिया है, तो अब ये मैटर नहीं करता है। तभी हीरो नंबर 4 कह रहा होता है, क्या वो सक्सेसफुली कॉपी हो चुका है? ये बातों को सुनने के बाद हीरो नंबर 3 कह रही होती है, शैडो का कंडीशन अभी तक स्टेबल नहीं हुआ है, कुछ समय लगने वाली है। फिर उसके बाद ही हीरो नंबर 3 ने जिसकी क्लोन बनाई होती है उसे समन कर लेती है और ये क्लोन किसी और की नहीं बल्कि फॉर्मर डीप सी गॉडेस और आरोही की मदर की रहती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ दिखाता है कि टाइम लूप के कारण वुचन वही सिचुएशन को फेस कर रहा होता है जो सिचुएशन को समुद्र के गहराई पे पहली बार एंटर करते समय किया था। हमें आरोही की फादर किलर व्हील को दिखाता है, वो वुचन को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, चलो आ जाओ, मैन टू मैन फाइट करते हैं। पर तभी अचानक से हम वुचन को देखते, वो किलर व्हील के माथे को पकड़ने के बाद टाइम लूप से पहले जो कुछ भी सिचुएशन हुआ था वो सब कुछ मेमोरी किलर व्हील के माथे के अंदर ट्रांसफर कर देता है और वुचन के पास से मेमोरी रिसीव करने के बाद ही किलर व्हील को सब कुछ याद आ जाता है। वो अचानक से बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो वुचन के कंधे को पकड़ते हुए कह रहा होता है, फूफू फूफू कहाँ पे है? वुचन कह रहा होता है, चिंता मत करो, मैंने उसकी मेमोरी को रिस्टोर कर दिया है और वो बहुत जल्द यहाँ पे आने वाली है। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाता है कि उस जगह पे कोई आ जाता है। जब उस जगह से धूल हटता है तो हमें दिखाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर डीप सी गॉडेस आरोही की मदर रहती है। और आरोही की मदर को यहाँ पे देखने के बाद किलर व्हील तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कहते कि क्या चाइल्ड की मदर? पर तभी साइड पर हमें एविल गॉड सवेरा की क्लोन को दिखाती है। वो किलर व्हील को कह रही होती है, हे ध्यान से देखो, ये तुम्हारी वाइफ नहीं है बल्कि वॉइड है। ये बातों को सुनने के बाद किलर व्हील दांत पीसते कह रहा होता है, हाँ मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं मॉर्निंग स्टार को कह रहा था कि फूफू को यहाँ से ले जाने के लिए। और अब देख के ऐसा लग रहा है कि अब ये सब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसकी मदर की मौत के कारण को उसने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। और मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि मेरी चाइल्ड की मदर की मौत के कारण ये साला वॉइड है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हजारों साल पहले का सीन दिखाता है। वहीं पर हम फॉर्मर डीप सी गॉडेस को देखते हैं। वो वॉइड के साथ फाइट करने के कारण बहुत ज्यादा घायल हो चुकी होती है, अधमरा हो गई होती है। ये देखने के बाद किलर व्हील कह रहा होता है, चाइल्ड मदर तुम चिंता मत करो, तुम एकदम सही हो जाओगी। ये बातों को सुनने के बाद फॉर्मर डीप सी गॉडेस कह रही होती है, मैं और सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी, मेरी सोल ऑलरेडी वॉइड के साथ मर्ज हो चुकी है। ये बातों को सुनने के बाद किलर व्हील कह रहा होता है, नहीं तुम्हारे पास डिवाइन पावर है, तुम जल्दी से वॉइड को तुम्हारी साइड से बाहर निकालो, फूफू और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। किलर व्हील की ये बातों को सुनने के बाद फॉर्मर डीप सी गॉडेस कह रही होती है, नहीं मैं ये नहीं कर सकती हूँ, नहीं तो सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। हमने बहुत ही मुश्किल के साथ वॉइड को सील कर पाए हैं। इस तरीके से डीप सी के लोग हर दिन रीइंकार्नेशन का सफर नहीं करेगा, नॉर्मल लाइफ जी सकता है। मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे लिए फूफू की ख्याल रखना।
फिर उसके बाद ही फॉर्मा डीप सी गॉडेस मर जाती है और उसके मरने के बाद ही उसकी जो डिवाइन पावर रहती है उसके शरीर से बाहर निकल के साइड पे रहे आरोही के शरीर के अंदर एंटर कर जाती है और इस तरीके से ही आरोही एक न्यू डीप सी गॉडेस बन जाती है। तभी आरोही को यहाँ पे देखने के बाद किलर व्हील शॉक होते हुए कह रहा होता है, फूफू तुम यहाँ पे कब आई? और हमें आरोही को दिखा आती है उसकी मदर की डिवाइन पावर जब उसके शरीर के अंदर एंटर करती है तो उसे लगने लगती है कि उसने ही उसकी मदर को मार दिया है। यही कारण वो रोने लगती है। रोते हुए अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, मदर ये मैं हूँ, मैंने ही मेरी मदर को मार दिया है। उसके बाद ही वो रोते हुए वहां से दौड़ के चली जाती है। ये देखने के बाद किलर व्हील आरोही को रोकते हुए कह रहा होता है, नहीं फूफू यहाँ पे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, प्लीज प्लीज तुम रुक जाओ। तभी सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें किलर व्हील को दिखाता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये सब कुछ के कारण ये वॉइड है। फिर उसके बाद ही वो फॉर्मा डीप सी गॉडेस के क्लोन के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। तभी सामने की ये नजरा को देखने के बाद हमें पीछे रहे बूचेन को दिखाता है। वो अपने साइड पे रहे एविल गॉड सवेरा की क्लोन को कह रहा होता है, क्या ये वॉइड है पर ये फॉर्मा डीप सी गॉडेस की जैसे क्यों लग रही है? ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन कह रही होती है, ये सोल फ्यूजन के कारण हुआ है। मुझे डर है कि फॉर्मा डीप सी गॉडेस इस मेथड को यूज करके वॉइड को सील किया था। तभी एविल गॉड सवेरा की क्लोन की ये बातों को सुनने के बाद बूचेन कह रहा होता है, तो फिर तुम किस लिए इंतजार कर रहे हो? क्या तुम वॉइड को सॉल्व नहीं करोगी? ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन कह रही होती है, क्या तुम अंधे हो चुके हो? ये असली नहीं है, इसे रिप्लेस कर दिया गया है और ये जरूर वो ब्रेव हीरो का काम है। ये बातों को सुनने के बाद बूचेन कह रहा होता है, अगर तुम कुछ नहीं करोगी तो मैं एक्शन लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरी फादर इन लोगों को देख के लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा पेन में है। ये बातों को सुनने के बाद साइड पर एविल गॉड सवेरा की क्लोन कह रही होती है, अच्छा ठीक है जाओ जाओ, और वैसे भी एक शैडो को निकाल के मेरे लिए कोई भी फायदा नहीं होगा। ये बातों को सुनने के बाद ही बूचेन किलर व्हील के पीछे आते हुए कह रहा होता है, फादर इन लॉ ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद ही वो फॉर्मा डीप सी गॉडेस के क्लोन के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है और एक ही अटैक के कारण फॉर्मा डीप सी गॉडेस की क्लोन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये क्लोन डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद ही फॉर्मा डीप सी गॉडेस की जो डिवाइन अथॉरिटी या फिर पावर रहती है उसकी असली बॉडी जिस जगह पे सील है उस जगह की तरफ जाने लगती है। और तभी अचानक से हम किलर व्हील को देखते हैं, वो बूचेन के कॉलर को पकड़ते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अभी ये क्या था, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? ये बातों को सुनने के बाद बूचेन कह रहा होता है, कम ऑन फादर इन लॉ आप पहले शांत हो जाइए, आप आरोही के ऊपर कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव है। मैं भी फादर हूँ तो मैं समझ सकता हूँ, और आप जितना सोचते हैं आरोही उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है। वो इस मूवमेंट को फेस करने के लिए बहुत ही लंबे समय से खुद को तैयार कर रही है। आरोही एक गॉडेस है, वो खुद इस तरह की सिचुएशन फेस कर सकती है। तभी सीन शिफ्ट है, तभी आरोही को दिखाती है फॉर्मा डीप सी गॉडेस की क्लोन डिस्ट्रॉय होने के बाद जो डिवाइन अथॉरिटी या फिर पावर रहती है उसे फॉलो करते हुए वो अपनी मदर जिस जगह पे सील है उसी जगह पे आ जाती है। पर तभी अचानक से हमें दिखाती है कि उस जगह पे ऑलरेडी एविल गॉड सवेरा की एक दूसरी क्लोन हीरो नंबर 3 और हीरो नंबर 4 रहता है। वहीं पे एविल गॉड सवेरा की क्लोन फॉर्मा डीप सी गॉडेस के डिवाइन अथॉरिटी को वापस आता हुआ देखने के बाद शॉक होते हुए कह रही होती है, क्या ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, क्लोन इतना आसानी से डिस्ट्रॉय कैसे हो गया? क्योंकि वॉइड की जो मेन बॉडी है वो अभी भी सील है, तो ये नॉर्मल सी बात है। हीरो नंबर 3 की ये बातें को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन कह रही होती है, अगर मैं अभी इस मूवमेंट पे वॉइड को निकालती हूँ तो ये मेरे लिए कोई भी फायदेमंद नहीं होगा, मुझे और 5 रीइंकार्नेशन के लिए इंतजार करना होगा। ये बातों को सुनने के बाद पीछे रहे हीरो नंबर 3 कह रही होती है, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे डर है कि हमारी ये एक्शन मॉर्निंग स्टार के अटेंशन को छीन लिया है। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर रही होती है, पर तभी साइड पर हीरो नंबर 4 कह रहा होता है, माफ करना आप दोनों को इंटरप्ट करने के लिए, पर यहाँ पे एक गेस्ट आई है। फिर हमें दिखा आता है कि हीरो नंबर 4 जिस गेस्ट के बारे में बात कर रहा होता है वो कोई और नहीं बल्कि डीप सी गॉडेस आरोही रहती है। वहीं पे हम आरोही को देखते हैं, वो एविल गॉड की क्लोन को यहाँ पे देखने के बाद दांत पीसते कह रही होती है, क्या एविल गॉड? तभी एविल गॉड सवेरा की क्लोन स्माइल करते हुए कह रही होती है, तुम यहाँ पे अकेली आई हो, तुम क्या ही कर लोगी? फिर उसके बाद ही वो हीरो नंबर 3 और हीरो नंबर 4 को कमांड देते हुए कह रही होती है, जल्दी से उसे डील करो, हमें और भी बहुत सारे काम करना है। ये बातों को सुनने के बाद आरोही अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, माफ करना पर मैं अकेली नहीं आई है। फिर उसके बाद हमें दिखाता कि अचानक से एविल गॉड सवेरा की क्लोन के पीछे पोर्टल ओपन करते हुए बूमिंग आ जाती है। वो एविल गॉड सवेरा की क्लोन की कान में आके धीमे साथ में कह रही होती है, बैड ग्रैंडमा को ढूंढ लिया है। फिर उसके बाद वो ब्लैक होल की तरह एविल गॉड सवेरा की क्लोन की जितनी सारी मैजिक पावर रहती है वो सभी मैजिक पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है, और एविल गॉड सवेरा की क्लोन अपनी मैजिक पावर खोने के बाद अपनी फॉर्म चेंज होकर छोटी हो जाती है। और ये देखने के बाद वो शौक होते हुए कह रही होती है, क्या मेरी मैजिक पावर कहाँ पे गया? ये बातों को सुनने के बाद बूमिंग खुश होते हुए कह रही होती है, बैड ग्रैंडमा बहुत ज्यादा डिलीशियस है। पर तभी अचानक से हमें दिखाती है कि उस जगह पे पोर्टल ओपन करते हुए बूचेन और असली एविल गॉड सवेरा बाहर आती है। वहीं पे बूचेन हंसते हुए बूमिंग को कह रहा होता है, हनी तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है, हमने एक ही बार में बहुत सारे मछलियां को पकड़ लिया है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हमें एविल गॉड सवेरा को देखते हुए अपने क्लोन को टेंटिकल से बांध दिया होता है। ये देखने के बाद उसकी क्लोन कह रही होती है, मेन बॉडी तुम असल में मॉर्निंग स्टार के साथ मिलकर काम कर रही हो? ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा कह रही होती है, वो मेरी क्लोन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है और मैं मेरी क्लोन को कलेक्ट करना चाहती हूँ, तो हम दोनों के इंटरेस्ट ही सेम है।
पर तुम सच में बहुत ज्यादा कैपेबल हो। तुम एक ही बार में बहुत कुछ ढूंढ लिया है। एक हीरो जो किसी भी पर्सन की एबिलिटी को कॉपी कर सकती है, और दूसरी वॉइड की क्लोन जो दोनों ही बहुत ही बढ़िया मेटेरियल है। तो इसीलिए मैं खुशी खुशी तुम्हारी ये दोनों गिफ्ट को एक्सेप्ट करती हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, उन दोनों के साइड पर आरोही को दिखाती है। फॉर्मर डीप सी गॉडेस की क्लोन के पास से जो पावर रिसीव हुआ था, उसी पावर की तरफ देखते हुए कह रही होती है, मदर मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। तभी ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखाते कि अचानक से वो पावर फॉर्मर डीप सी गॉडेस पे ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो आरोही को बुलाते हुए कह रही होती है, फूफू मैंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया है, आ जाओ तुम तुम्हारी मदर को एक हक दो। ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद आरोही पिघल जाती है। वो अपनी मदर को हक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, पर तभी अचानक से एविल गॉड सवेरा अपने टेंटिकल को यूज करते हुए आरोही की मदर जो असल में वॉइड की क्लोन है उसे पूरी तरीके से जकड़ लेती है। फिर उसके बाद ही वो आरोही को कह रही होती है, ये तुम्हारी मदर नहीं है, क्या तुम्हें ये समझ में नहीं आ रही है? इसे इग्नोर करो, नहीं तो वो तुम्हें पूरी तरीके से निगल लेगी। ये बातों को सुनने के बाद आरोही अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, हाँ मुझे पता है, मुझे माफ करना। फिर उसके बाद हम दूसरी तरफ एविल गॉड सवेरा को देखते हैं। वो बुचन को कह रही होती है, तुम सच में ये तो नहीं चाहते हो कि तुम फॉर्मर डीप सी गॉडेस को बचाओगे? ये बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है, क्या कोई ऑप्शन है उसे बचाने के लिए? बुचन की ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा कह रही होती है, मैं और ये नहीं देख सकती तुम हर जगह पे जाके अपना प्यार फैलाते रहो, क्या तुम गया हो? चलो छोड़ो, मैं तुम्हें बता ही देती हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है, पर तुम्हें एक बहुत ही बड़ा प्राइस पे करना होगा। ये बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है क्या, पर वो प्राइस क्या पे करना होगा? वहीं पे बुचन की ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा कह रही होती है, तुम्हें सब कुछ खोना होगा, तो इसीलिए फॉर्मर डीप सी गॉडेस को बचाना पूरी तरीके से पॉइंटलेस है। तुम्हारे दिमाग में अभी जो कुछ भी इमेच्योर थॉट चल रहा है वो सब कुछ गिव अप कर दो, नहीं तो बहुत ही बड़ा डिजास्टर आ सकता है। तभी साइड पे रहे में डीप सी गॉडेस आरोही को दिखाती है। वो एविल गॉड सवेरा की हर एक बातों को सुनती है और सुनने के बाद बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो धीमी शब्द में कह रही होती है, तो इसका मतलब मेरी मदर को बचाना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा कह रही होती है, एकदम सही कहा, तुम ये सब कुछ करने से पहले अपनी खुद की अफेयर को संभालो। तुम अभी सामने जिसको देख रही हो ये सिर्फ एक वॉइड की क्लोन है। अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो वॉइड को एकदम जड़ से उखाड़ना होगा। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर रही होती है, पर तभी साइड पर हीरो नंबर 3 कह रही होती है, मुझे मारना पूरी तरीके से यूजलेस है। हाँ ये सच है कि मैंने वॉइड की क्लोन बनाई है, पर उस क्लोन को ऑपरेट करने के लिए एविल गॉड की पावर की जरूरत है, पर अब मेरी बॉडी के अंदर रहे एविल गॉड की पावर को ले लिया गया है, तो इसलिए अब मैं उस वॉइड की क्लोन को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। हीरो नंबर 3 की कहने के बाद ही वॉइड की क्लोन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके बाद ही वॉइड की क्लोन ऊपर जाके अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। ये देखने के बाद साइड पर रहे बुचन शॉक होते ही कह रहा होता है, ये क्या चल रहा है, अचानक से ये ब्लास्ट क्यों हो गया? ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा कह रही होती है, अगर कंट्रोलर अपना पावर खो देता है तो वॉइड की क्लोन खुद को मेंटेन करके नहीं रख सकता है। अब क्लोन का जो पावर था वो मेन बॉडी के अंदर जा चुका है, उसके साथ ही साथ मेन बॉडी भी जाग चुका है। यही है असली वॉइड। फिर उसके बाद हमें दिखाते कि वॉइड अचानक से वही जितने सारे लोग थे वो सभी को अपने अंदर खींच लेता है। बुचन जब अपना आंख खोलता है तब वो खुद को फिर से उसी जगह पे पाता है जब वो पहली बार समुद्र की गहराई पे एंटर किया था। वो आसपास के नजर को देखते हुए कह रहा होता है, छे मैं फिर से यहाँ पे आ चुका हूँ। बुचन खुद ब खुद ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से उसका नजर पीछे रहे गॉडेस ऑफ हार्मोनी की क्लोन की तरफ जाता है और वहीं पे हमें गॉडेस ऑफ हार्मोनी की क्लोन को दिखाती है। वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। ये देखने के बाद बुचन कह रहा होता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे गायब हो रही है। ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ हार्मोनी की क्लोन कह रही होती है, मैं नहीं जानती, असली बॉडी के साथ मेरी कनेक्शन कट चुकी है, देख के ऐसा लग रही है कि अब मैं बहुत जल्द डिसअपियर होने वाली हूँ। पर तभी अचानक से हम बुचन को देखते हैं। वो गॉडेस ऑफ हार्मोनी की क्लोन के हाथ को पकड़ने के बाद अपना मैजिक एनर्जी गॉडेस ऑफ हार्मोनी की क्लोन के अंदर ट्रांसफर करने लगता है और यही कारण गॉडेस ऑफ हार्मोनी की क्लोन गायब होने से रुक जाती है। ये देखने के बाद वो बुचन को कह रही होती है, तुम ये क्या कर रहे हो? ये बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है, मैं तुम्हें थोड़ा मैजिक पावर दे रहा हूँ ताकि तुम डिसअपियर ना हो जाओ। बुचन की ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ हार्मोनी की क्लोन कह रही होती है, मैं सिर्फ एक क्लोन हूँ, क्या ये सही है? ये बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है, गॉडेस ऑफ हार्मोनी मेरी वाइफ है, तुम उसकी शैडो हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम भी मेरी वाइफ हो। उन दोनों के बीच में रोमांस शुरू ही हुआ होता है, पर अचानक से हमें दिखाते कि उस जगह पे पोर्टल ओपन करते हुए एविल गॉड सवेरा की क्लोन आ जाती है। वो खसते हुए कह रही होती है, रोमांस करने से पहले आसपास के नजर को देख लिया करो। तभी अचानक से एविल गॉड सवेरा की क्लोन को यहाँ पे आता हुआ देखने के बाद बुचन कह रहा होता है, मैं तो शॉक हो गया था, पर ये तो सैंडविच सॉस निकली, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुमने एटमॉस्फेयर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन चिल्लाते हुए कह रही होती है, ये किस तरह का एटीट्यूड है? अगर मैं यहाँ पे नहीं आती तो क्या तुम दोनों अब बिस्तर पे खेलने वाले थे? मैं तो सोच रही थी कि मैं तुम्हें मदद करूंगी, पर तुम्हारे एटीट्यूड को देख लग रहा है कि मैं तुम्हें और कभी भी माफ ही नहीं करूंगी। तभी से शिफ्ट हो जाता है, रायलिथ सिटी पे डीप सी गॉडेस आरोही की प्लेस को दिखाती है और उसी जगह पे आरोही से मिलने के लिए बुचन आ गया होता है और बुचन को यहाँ पे देखने के बाद आरोही खुश होते हुए कह रही होती है, बुचन क्या तुम खुद मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे आ गए?
देख के ऐसा लग रही है कि आज हम दोनों फाइनली एक होने वाले हैं। और तभी अचानक से हम बूचन को देखते, वो टाइम लूप से पहले जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ मेमोरी आरोही के दिमाग के अंदर ट्रांसफर कर देता है। और अचानक से इतने सारे मेमोरी दिमाग के अंदर जाने के कारण आरोही के सिर पे बहुत ज्यादा दर्द होने लगती है। ये देखने के बाद बूचन कह रहा होता है, ये क्या चल रहा है, क्या उसकी मेमोरी वापस नहीं आई है? बूचन की ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन कह रही होती है, चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस रूम के दरवाजे को ओपन करते हुए किलर हुईल आ जाता है और जमीन पे आरोही को पड़ा हुआ देखने के बाद वो बूचन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे तुम तो मॉर्निंग स्टार हो, है ना? डैम इट, तुमने मेरे फूफू के साथ क्या किया है? और तभी अचानक से हम एविल गॉड सवेरा की क्लोन को देखते हैं। वो क्लियर व्हील की मेमोरी को रिस्टोर करने के लिए एक बड़े से हैमर से क्लियर व्हील के माथे पे पीटते हुए कह रही होती है, ये लो मेरी ग्रेट मेमोरी रिस्टोरेशन टेक्निक। वहीं पे अपने फादर को पीटता हुआ देखने के बाद हमें साइड पे रहे आरोही को दिखाती है। वो शौक होते हुए कह रही होती है, अरे रुक जाओ, तुम मेरे फादर के साथ क्या कर रही हो? ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन कह रही होती है, हे तुम वहीं पे चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी फादर की मेमोरी को रिकवर करने के लिए मदद कर रही हूँ, तो इसलिए तुम मुझे जल्दी से थैंक यू कहो। मैं मेरी ग्रेट मेमोरी रिकवरी टेक्निक को यूज करते हुए किसी की भी भूला हुआ मेमोरी को रिकवर कर सकती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद आरोही चिल्लाते हुए कह रही होती है, मुझे तो नहीं लग रही है कि ये कोई मेमोरी रिकवरी टेक्निक है, आप क्लियरली मेरी डैड को मर्डर करने का कोशिश कर रही है। आरोही की ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन चिल्लाते हुए कह रही होती है, एनोइंग, ये बहुत ज्यादा एनोइंग है, मैं ग्रेट एविल गॉड सवेरा हूँ, मैंने खुद तुम्हें मदद किया है, तुम्हें मेरे ऊपर थैंकफुल रहना चाहिए। वैसे तुम्हारी मदर को रिकवर करने के लिए मेरे पास एक उपाय है, क्या तुम जानना चाहती हो? अगर जानना चाहती हो तो मेरे साथ आओ। तभी एविल गॉड सवेरा की ये बातों को सुनने के बाद हम डीप सी गॉडेस आरोही को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम बूचन, आरोही और गॉडेस ऑफ हार्मोनी की क्लोन को देखते हैं। वो तीनों एविल गॉड सवेरा की क्लोन की पीछा करते हुए वहां से जा रही होती है। तभी बूचन कह रहा होता है, क्या तुम सच में जानती हो कि फॉर्मर डीप सी गॉडेस को कैसे रिवाइव करना है? क्योंकि तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी कह रही थी कि ये बहुत ज्यादा रिस्की है। ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन कह रही होती है, अरे ये तो सिर्फ एक एक्सक्यूज है, क्योंकि मेन बॉडी तुम्हारे अफेयर पे इंटरफेयर नहीं करना चाहती है। इस दुनिया के जन्म होने से पहले मैं इस यूनिवर्स पे एग्जिस्ट करती हूँ। मैं ग्रेट एविल गॉड सवेरा हूँ, तो इसीलिए इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैं नहीं जानती हूँ। पर अब ग्रेट सवेरा समा के पास पावर की थोड़ी कमी है, तो इसलिए इस काम को करना मेरे लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है। क्या तुम मेरी बातों को समझ पा रही हो? ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, वेल, मुझे पहले से पता होना चाहिए था कि मैं इस तरह की सिचुएशन फेस करने वाला हूँ। फिर उसके बाद ही वो अपने साइड पे रहे आरोही को कह रहा होता है, आरोही मुझे माफ करना, हमें कुछ इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करना है, तुम यहीं पे इंतजार करो, हम अभी वापस लौट के आते हैं। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद आरोही कह रही होती है, क्यों, क्या हुआ है? तभी एविल गॉड सवेरा की क्लोन कह रही होती है, कम ऑन, तुम वहीं पे रुक जाओ, बच्चों को ये सब कुछ जानना नहीं चाहिए। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम बूचन और एविल गॉड सवेरा की क्लोन को देखते हैं। वो दोनों एक सुनसान जगह पे आ गया होता है। वहीं पे एविल गॉड सवेरा की क्लोन मैजिक पावर रिसीव करने के लिए बूचन के पैंट को खोल के बूचन के लिक्विड को पीने के लिए तैयार हो जाती है। वो एक्साइटेड होते हुए कह रही होती है, क्या अब तुम्हें पता चल चुका है कि एविल गॉड कितनी पावरफुल है? तो इसलिए जल्दी से तुम तुम्हारे मैजिक पावर मुझे पीने दो। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, तुम तो कह रहे थे कि तुम थोड़ी सी पीने वाली हो, पर तुम इतना क्यों पी रही हो? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम एविल गॉड सवेरा की क्लोन को देखते हैं। वो बूचन को पूरी तरीके से निचोड़ लिया होता है। वो बूचन के माथे पे पैर रखते हुए कह रही होती है, अब तुम मूव नहीं कर सकते हो, मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से निचोड़ लिया है। अब इस पावर से मेन बॉडी को हराना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब मैं मेरी लाइफ के एकदम टॉप पे पहुंचने वाली हूँ। अब मैं फाइनली मेरी ट्रू सेल्फ पे ट्रांसफॉर्म हो सकती हूँ। फिर उसके बाद ही एविल गॉड सवेरा की क्लोन अपने असली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। पर कुछ सेकंड बीत जाने के बाद भी उसके शरीर पे कोई चेंजेस नहीं आती है। ये देखने के बाद वो कंफ्यूज होते हुए कह रही होती है, हे क्या चल रही है, मेरी बॉडी पे कोई चेंजेस क्यों नहीं हो रही है? तभी बूचन अपने जगह से उठते हुए कह रहा होता है, उफ, किस्मत से मैंने सब कुछ पहले से तैयार करके रखा था। ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कहती है कि क्या ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है? मैंने क्लियरली महसूस किया था कि मैं तुम्हारे सभी मैजिक पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है, पर तुम एकदम सही सलामत कैसे हो सकते हो? बूचन कह रहा होता है, तुमने जो कुछ भी एब्जॉर्ब किया वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी एसेंस है। ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो शॉक होते कहते हैं कि क्या सिर्फ ऑर्डिनरी एसेंस है? मैंने खुद एविल गॉड की पावर महसूस किया है, ये गलत नहीं हो सकती है, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। तभी एविल गॉड सवेरा की क्लोन की ये बातों को सुनने के बाद ही हम बूचन को देखते हैं। वो अपने पास से बहुत सारे क्रिस्टल को निकाल लिया होता है, जिस क्रिस्टल के अंदर उसका सभी मैजिक पावर सील रहता है। वो सभी क्रिस्टल की तरह विसर करते हुए वो एविल गॉड सवेरा की क्लोन को कह रहा होता है, मुझे पता था कि तुम जरूर कुछ करने वाली हो, तो इसलिए मैंने बूमी को पहले से ही कह दिया था कि मेरी पावर को सेव करके रखने के लिए। तभी बूचन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बूचन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, अगर तुम देना नहीं चाहते तो तुम्हें राजी होने की कोई जरूरत ही नहीं था, तुम्हारे जैसा सेमलेस डिसकेपेबल पर्सन मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, अच्छा, पर यहाँ पे पहले तुम हो जो तुमने मुझे ट्रिक किया है, और मैंने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ सेल्फ डिफेंस के लिए है।
ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन अपनी गलती को छुपाते हुए कह रही होती है, क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकती है? मैंने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ वॉइड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर मैं वॉइड को निगलना चाहती हूँ तो मुझे एविल गॉड की पावर की जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद वुचन कह रहा होता है, अच्छा तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एविल गॉड का पावर मस्ट जरूरत पड़ने वाला है। वुचन ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर तभी हम सामने रहे एविल गॉड सवेरा की क्लोन को देखते हैं। वो मनी मन में कह रही होती है, मुझे पहले शांत होने की जरूरत है। वैसे मैंने इस बंदे को तो बुद्धू बना दिया है, पर अभी इस बंदे का पावर सील है। अगर एक शब्द में कहा जाए तो ये बंदा बिना पावर के अभी ऑर्डिनरी पर्सन है। मेरी पावर को वापस लेने के लिए ये एकदम परफेक्ट चांस है। फिर उसके बाद वो वुचन के हाथ पे रहे मैजिक पावर को छीनने के लिए वुचन की तरफ छलांग लगा देती है और हमें वुचन को दिखाता है वो बहुत ही आसानी के साथ अपने मैजिक पावर को एविल गॉड सवेरा की क्लोन से दूर कर देता है। पर एविल गॉड सवेरा की क्लोन फिर भी नहीं रुकती है। वो वुचन के मैजिक पावर को रिसीव करने के लिए अनगिनत ट्राई करने लगती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे एविल गॉड सवेरा की क्लोन इतनी ट्राई करने के बाद भी वो वुचन के पास से मैजिक पावर को रिसीव नहीं कर पाती है। वो जोर जोर से हाँप रही होती है। वो हाँपते हुए कह रही होती है, छे मैं उसे पकड़ क्यों नहीं पा रही हूँ। ये बातों को सुनने के बाद वुचन कह रहा होता है, क्या तुम जानना चाहती हो कि क्यों? क्योंकि जस्टिस के सामने एविल कभी भी जीत नहीं पाता है। वहीं पे वुचन की ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम बास्टर्ड, अगर तुम मुझे एविल गॉड की पावर नहीं देते हो तो मैं वॉइड की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूंगी? तो इसीलिए जल्दी से मुझे एविल गॉड की पावर दो। ये बातों को सुनने के बाद वुचन कह रहा होता है, कम ऑन, तुम किस तरह के बकवास बातें कर रही हो? इतना कुछ हो जाने के बाद क्या तुम्हें सच में लगती है कि मैं तुम्हें अभी भी विश्वास करूंगा? हमारा रिलेशनशिप यहीं पे खत्म होता है। मैं अब तुम्हें और प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो रोते हुए कह रही होती है, ये कैसे हो गया? फिर उसके बाद वो मन में कह रही होती है, इस बंदे के प्रोटेक्शन के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज नहीं तो कल वो मेन बॉडी मुझे पूरी तरीके से निगल लेगी। वाह भाई वाह, ये एविल गॉड सवेरा की क्लोन जिस थाली पे खाती है वही थाली पे छेद करती है। फिर उसके बाद ही अचानक से हम एविल गॉड सवेरा की क्लोन को देखते हैं। वो वुचन के हाथ को पकड़ लिया होता है। ये देखने के बाद वुचन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे तुम क्या कर रही हो, मुझे जाने दो। पर हम एविल गॉड सवेरा की क्लोन को देखते हैं। वो फुट फुट के रोने लगती है। वो रोते हुए कह रही होती है, नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करो, मैं अभी मरना नहीं चाहती। अगर तुम मुझे लेके परवाह नहीं करते हो तो मेन बॉडी मुझे पूरी तरीके से निगल लेगी। ये बातों को सुनने के बाद वुचन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैं समझ चुका हूँ, पर उससे पहले तुम मुझे जाने दो। वहीं पे वुचन की ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन कह रही होती है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम सबसे पहले कसम खाओ, नहीं तो मैं हमेशा तुम्हें इस तरीके से पकड़ के रखूंगी। ये बातों को सुनने के बाद वुचन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या कसम खाऊं? क्या हमारा रिलेशनशिप इतना अच्छा है? ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन कह रही होती है, जैसा उम्मीद था, तुम पहले मेरे साथ वो सब कुछ किया, अब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो। तुम सच में एक बहुत ही बड़ा स्कम्बाग हो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि वुचन ने एविल गॉड सवेरा की क्लोन को 2 कैंडी की तरह एविल गॉड की पावर दे दिया होता है। फिर उसके बाद ही वो कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें 2 एविल गॉड की पावर दे दिया है, तो चलो अब बताओ आरोही के मदर को कैसे रिवाइव करना है। वहीं पे वुचन की ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन कह रही होती है, तुमने मुझे जो एविल गॉड की पावर दिया है वो बहुत ही ज्यादा कम है, पर फिर भी एविल गॉड की पावर के लिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। ये बातों को सुनने के बाद वुचन कह रहा होता है, नखरे करना बंद करो, नहीं तो मेरे सामने बूमिंग करी हुई है, वो जब चाहे तुम्हारी एविल पावर को फिर से निकल सकती है। पर तभी हम बूमिंग को देखते, वो वुचन के बातों को सुनने के बाद कह रही होती है, डैड ये वॉइड क्या है, क्या मैं ये खा सकती हूँ? ये बातों को सुनने के बाद वुचन कह रहा होता है, नहीं हनी, ये खाने से तुम्हारी पेट पे दर्द हो सकती है। पर तभी हमें साइड पे डीप सी गॉडेस आरोही को दिखाती है। वो सामने की नजर को देखते हुए मन में कह रही होती है, क्या इस बच्चे ने अभी भी डैड कह रही थी, तो इसका मतलब ये बच्ची वुचन की डॉटर है? कि कितनी क्यूट है। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हम सामने रहे एविल गॉड सवेरा की क्लोन को देखते हैं। वो वुचन को कह रही होती है, फॉर्मा डीप सी गॉडेस को रिवाइव करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले वॉइड को निकाल लो और उसे डोमिनेट करो। उसके बाद फॉर्मा डीप सी गॉडेस के सोल को वॉइड से अलग करके उसे रिवाइव करोगे या फिर रीइंकार्नेशन के लिए भेज दोगे। ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये बातों को सुनने के बाद वुचन कह रहा होता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? ये इतना सिंपल कैसा हो सकता है? वुचन की ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन कह रही होती है, जरूर तुम्हें एक प्राइस पे करना होगा, क्योंकि वॉइड एक बहुत ही चाओटिक एग्जिस्टेंस है। अगर तुम वॉइड को निकालना चाहते हो पर तुम्हारे पास काफी पावर नहीं है तो वॉइड खुद तुम्हें निकाल लेगा। पर अगर एक बार वॉइड तुम्हें पूरी तरीके से निकाल लेता है तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस पूरी दुनिया से गायब हो जाएगा। तुम्हारे फैमिली, फ्रेंड्स, दुश्मन सभी तुम्हारे बारे में भूल जाएगा, जैसे कि तुम कभी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ये बातों को सुनने के बाद वुचन कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे ही एक्शन लेना होगा, मैं अब गॉड बन चुका हूँ, तो वॉइड को कंट्रोल करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम आरोही को देखते हैं। वो वुचन को रोकते हुए वुचन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, नहीं मैं तुम्हारी इस बातों पर राजी नहीं हूँ, मैं तुम्हें इस तरह के डेंजरस सिचुएशन फेस करने कैसे दे सकती हूँ? अगर तुम फेल हो जाते हो तब क्या होगा? मैं तुम्हारे लिए ऑलरेडी हजारों सालों तक इंतजार किया है, मैं अब तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। तभी उन दोनों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद मैं साइड पर एक गॉडेस ऑफ हार्मोनी की क्लोन को दिखाती है। वो वुचन को कह रही होती है, तुम इतनी जल्दी डिसीजन मत लो। हाँ ये सच है कि अगर तुम वॉइड को कंट्रोल करके वॉइड मास्टर बन जाते हो तो सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा,
पर क्या तुम श्योर हो कि अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ वॉइड के कारण हुआ है? ये बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है, तुम्हारी बातों का मतलब क्या है? तुम क्या कहना चाहती हो? ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ हार्मोनी की क्लोन कह रही होती है, मेरी ओरिजिनल बॉडी हिस्ट्री को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है, तो इसीलिए हर एक जनरेशन की गॉडेस जितने सारा काम किया है वो सब कुछ रिपोर्ट उसने रीड किया है। उसकी मेमोरी की सबसे एक रिपोर्ट था कि फॉर्मर डीप सी गॉडेस बहुत ही लंबे समय से वॉइड के साथ फाइट करता आ रही है, पर उस रिपोर्ट पे कहीं पे भी रीइंकार्नेशन का मेंशन नहीं था। तो इसीलिए अगर एक शब्द में कहा जाए तो ये रीइंकार्नेशन की मैटर आरोही की गॉडेस बनने के बाद ही शुरू हुई थी। ये बातों को सुनने के बाद आरोही शौक होते कह रही होती है, ये कैसे पॉसिबल हो सकती है? अगर ये सच में हुआ है तो मुझे याद क्यों नहीं है? मेरी क्लैन के सभी मेंबर को याद क्यों नहीं है? ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ हार्मोनी की क्लोन कह रही होती है, तुम सभी इतने लंबे समय से टाइम लूप को फेस करने के कारण तुम सभी की जो मेमोरी है वो शायद इरेज हो चुकी है। वहीं पे गॉडेस ऑफ हार्मोनी की क्लोन की ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन कह रही होती है, हाँ शायद ये हो सकती है, क्योंकि मुझे याद है कि मैं मेरी सभी डॉटर को लेकर पास्ट में पिकनिक करने के लिए गई थी, पर मैंने गलती से यूनियन को पास्ट पे ही छोड़ के चली आई थी। फिर कई महीनों बाद मुझे याद आई थी कि यूनियन नाम की भी मेरी एक डॉटर है। तभी एविल गॉड सवेरा की क्लोन की ये बातों को सुनने के बाद बुचन तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। वो शौक होते कहते कि क्या मेरी वाइफ के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ था? भाई पे उस सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद आरोही कह रही होती है, तो इसका मतलब मैं और मेरी ट्राइब के सभी मेंबर अनजाने में ही वो सब कुछ मेमोरी भूल चुके हैं। ये बातों को सुनने के बाद हम एविल गॉड सवेरा की क्लोन को देखते हैं, वो आ गया तो ये अपनी मेमोरी रिकवर करने के लिए हेमार को निकाल लिया होता है। फिर वो छाती चौड़ा करते हुए कह रही होती है, अब इस मोमेंट पे मुझे चमकने की मौका मिल चुकी है, तो इसलिए चलो इस हेमर को यूज करते हुए मैं तुम्हारी सभी मेमोरी को रिकवर कर देती हूँ। फिर उसके बाद ही वो अपने हेमर को आरोही के माथे पे जोर से हिट करती है और वही हिट होने के कारण आरोही बेहोश हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। वो धीरे धीरे अपनी आंख खोलती है तो उसके सामने कोई कह रही होती है, आरोही ये सब कुछ सही है, यहाँ पे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, प्लीज तुम ऊपर देखो। ये बातों को सुनने के बाद आरोही जब अपने सिर उठा के ऊपर देखती है तो उसके सामने कोई और नहीं बल्कि गॉडेस ऑफ क्रिएशन गाया रहती है। वहीं पे गॉडेस ऑफ क्रिएशन गाया आरोही को कह रही होती है, यहाँ पे मैं हूँ जो मुझे तुमसे माफी मांगना चाहिए, मुझे माफ कर देना, तुमने इतने लंबे समय से सफर किया है और वॉइड हर दिन स्ट्रांग होते जा रहा है, तो ये नॉर्मल सी बात है कि तुम उसे हरा नहीं पा रहे हो, तो इसीलिए तुम खुद को दोष मत देना। तभी गया कि ये बातों को सुनने के बाद आरोही कह रही होती है, मुझे माफ करना, मैं और वॉइड को रोक नहीं सकती हूँ, तो इसलिए प्लीज आप वॉइड और सी ट्राइब को एक साथ सील कर दीजिए। वहीं पे आरोही की ये बातों को सुनने के बाद गया कह रही होती है, पर अगर तुम यही चाहती हो तो तुम उस पर्सन को कभी नहीं देख पाओगी, क्या ये सही है? ये बातों को सुनने के बाद आरोही कह रही होती है, अगर वॉइड इस जगह से बाहर निकल जाता है तो पूरी दुनिया में डिजास्टर ला सकता है, और बात रही उस पर्सन की तो उस पर्सन से मिलना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। 100 साल गुजर चुकी है इंसान के लाइफ स्पैन के हिसाब से, वो शायद कब का इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। ये बातों को सुनने के बाद गाया कह रही होती है, नहीं तुम उससे फिर से मिल सकती हो। तभी गाया की ये बातों को सुनने के बाद आरोही बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है। वो एक्साइटेड होते कह रही थी कि क्या मैं फिर से उसे देख सकती हूँ? नहीं ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। पर तभी अचानक से हम गाया को देखते, वो अपने पास से एक वॉच को निकाल लिया होता है और ये एक रीइंकार्नेशन पॉकेट वॉच आइटम है। इस आइटम को यूज करते हुए एक बैरियर बना सकते हैं और वही बैरियर के अंदर टाइम को सील किया जा सकता है। इस घड़ी की कांटा जब 24 घंटा घूम लेगा तब फिर से टाइम रीसेट हो जाएगा। उसके बाद ही हम गाया को देखते हैं, वो उस घड़ी की तरफ इशारा करते हुए आरोही को कह रही होती है, चिंता मत करो, तुम उससे फिर से मिल पाओगी। ये आइटम तुम्हारी सी ट्राइब को रीइंकार्नेशन के सर्कल पे भेज देगी। शायद हो सकती है कि इस लॉन्ग रीइंकार्नेशन के सर्कल पे तुम कुछ मेमोरी भूल जाओ, पर तुम चिंता मत करो, सही समय आने पर तुम्हारी हीरो तुम्हें जगाएगा। तभी अचानक से हम बुचन को देखते हुए आरोही को होश पिलाते हुए कह रहा होता है, हे आरोही क्या तुम सही हो? जल्दी से उठ जाओ। वहीं पे बुचन की ये बातों को सुनने के बाद आरोही धीरे धीरे अपने होश पे आती है, वो अपनी आंख खोलती है और पास्ट पे जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ याद आ जाती है। वो अपनी आंख खोल के बुचन की तरफ गौर से देख रही होती है। तो गाइस यहाँ से हमें पता चलता है कि आरोही गॉडेस ऑफ क्रिएशन गाया के साथ जो बात कर रही थी ये एक उसकी फॉरगेटेड मेमोरी थी जो अब कंप्लीट तरीके से याद आ चुकी है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे का एपिसोड पाने के लिए। और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर फॉलो कर लेना। और अभी तक हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे जाकर मिस्टर जैन डैनी भी सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा। तो चलो आज का एपिसोड ये भी खत्म करते हैं, मिलते हैं कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए साइन हो रहा, बाय बाय, टाटा।